में ज्यादातर लोग लेफ्ट राइट हुए भी होते हैं। इतवार के अलावा कोई दिन होता है, मैं बड़ा इंतजार किया मैंने, बीच में कोई ऐसा दिन आए जिसमें शदीद बारिश हो, आप लोग मुश्किल से पहुंचे, तो फिर जो है ना, तो फिर उसमें जो है ना वो आप लोगों को चाय शाय वगैरह पिलाई जाए। मसला ये है कि चाय पिलाने वाले वो लेके आने वाले सब गायब है आज। आज जो है ना, आज कुछ पैसे देने वाले वो भी तो जरूरी है ना, मैनेजमेंट के अंदर वो फंक्शन सब इस वक्त खत्म हुआ है। तो अगर किसी और दिन ना, कोई भी रेगुलर दिन ऐसा हुआ होता तो जरूर आपकी बात पे मैं थोड़ा सा इमोशनल होने की कोशिश करता, लेकिन इस वक्त जो है ना दिन गलत है। समटाइम क्या होता है कि वक्त नहीं अच्छा होता, इंसान कोशिश कर रहा होता है लेकिन जो है ना अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता। तो ये भी एक लाइफ लेसन है जो हम क्रैश कोर्स के दरमियान सीखेंगे कि कभी कभी जो है ना वो किस्मत भी माड़ी होती है। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा खोदें तो कुआं ही निकल आए, कभी कभी खोदें तो वो पत्थर निकल आता है और उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब ये देखें ना, पाकिस्तान वाले भी तो कब से खोद रहे थे जमीन और अब तेल निकल आया। दुनिया का चौथा बड़ा तेल का जखीरा निकल आया। ओए अल्लाह खैर करे। सबसे ज्यादा अच्छी बात है जो निकालेगा उसके साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर निकालने वाले, वो भी अच्छा तेल निकालते हैं लोगों का। तो और किससे निकलवाएंगे? हमारा तो एक वो जहाज क्रैश हो जाए तो उसका जो ब्लैक बॉक्स है वो पूरे पाकिस्तान में किसी को डिकोड नहीं करना आता। ये वो कौम है ना जो उन्होंने अपने आप को ग्रो नहीं किया होता, वो फिर ऐसी बात पे उदास नहीं होते कि हम किसी और की मदद क्यों ले रहे हैं। ठीक है भाई, बात ये कि हमारे यहाँ तो मोटरवे बनाने के लिए हमें कोरियंस की जरूरत पड़ गई। हमारे यहाँ बसें हम खुद नहीं बनाते। एक टोटल ट्रक वाला वो था जो इंडस्ट्री थी पाकिस्तान में ट्रक की और ट्रैक्टर की, वो भी ऐसे ऐसे नापैद होती जा रही है। तो बहरहाल जो है ना, मगलूब कौमें ऐसी बात पे उदास नहीं होती। इस पे उदास नहीं होते कि हम दूसरों की मदद क्यों ले रहे हैं, उदास इस पे होना चाहिए कि हम क्यों नहीं खुद कुछ कर रहे। तो अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, तो इंशाल्लाह ताला हम में से जो स्ट्रॉन्ग होता है वो मुल्क से बाहर चला जाता है। बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट डॉक्टर्स और पाकिस्तान के ऐसे ऐसे तूफानी रिसोर्सेज बाहर चले जाते हैं। तो बस ठीक है, सही है, सब पूरे मुल्क ने मिलकर डिसाइड किया है कि हमने इंडिविजुअली सोचना है, तो फिर इंडिविजुअली सोच रहे हैं। तो फिर इस पर दुखी मत हो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा जी, आप लोगों ने कुछ पढ़ा, आपने पढ़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ने आपको बताया कि नेगोशिएशन होती है, उसमें इस तरह से होता है एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे के पास पहुंचता है, दूसरे से तीसरे के पास पहुंचता है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है उसको साफ टाइटल मिल जाता है। फिर सादा होल्डर जो है उसको साफ टाइटल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो बहुत सारी बातें की थी और करते करते हम चेक तक पहुंच गए थे। चेक के एसेंशियल्स और चेक के जो बेसिक कंपोनेंट है वो हमने समझ लिए थे। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस जबानी हमने बात की थी, लेकिन थोड़ा सा एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। चेक हमेशा बैंक पे ड्रॉ होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पे भी ड्रॉ हो सकता है। ये पेबल ऑन डिमांड होगा हमेशा, वो डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। ये पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड बन सकता है, वो नहीं बन सकता, लॉ ने मना कर दिया था, पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं बनेगा। वो जो सेक्शन था स्टेट बैंक का। एक्सेप्टेंस, चेक को एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, वहां एक्सेप्टेंस होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई भी साइन करेगा लेकिन चेक में साइन करने की जरूरत नहीं। चेक स्टैम्प पेपर पे नहीं होगा, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प पेपर पे होगा। दो और चीजें जो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चेक पे क्रॉसिंग की जा सकती है, उस पर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। क्रॉसिंग क्या है ये भी थोड़ी देर में हम पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। फिर चेक की पेमेंट को स्टॉप करवाया जा सकता है लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट को स्टॉप नहीं करवाया जा सकता। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो चेक का चैप्टर पढ़ने के बाद ये दो पॉइंट हमें जरा ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चेक के चैप्टर हम आधा तो तकरीबन पहले ही पढ़ चुके थे कि चेक क्या है और चेक के एसेंशियल्स क्या हैं और चेक के डिफरेंसेस पहले से हमें किसी हद तक आते थे। अब हमारे पास इस चैप्टर में तकरीबन 2 ही सफ़े बच गए हैं काम के, जिससे हमने समझना है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। ये एक डायग्राम है जो मैं हमेशा चाहता हूं कि लोगों को ये डायग्राम समझ आ जाए तो उससे उनके मैक्सिमम मसले हल हो जाएंगे। होता ये है कि ए ने बी को एक चेक दिया, ए है ड्रॉर और बी क्या है पेई। ड्रॉई तो नहीं ना कहेंगे, ड्रॉई किसे कहेंगे भला? बैंक को, जो ए का बैंक होगा। तो ये ए का बैंक है, ये जिसको मैं कह रहा हूं ड्रॉई। फर्ज करें ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं। ड्रॉर ने पेई को चेक दिया और कहा कि ये फलाना बैंक के नाम का चेक है, यानी उस चेक में हुक्म था इस बैंक को कि भाई तुमने ये वाले भाई साहब को पैसे देने हैं। अगर इसको पैसे चाहिए तो ऑब्वियसली ये जाएगा ड्रॉई के पास, ड्रॉई को कागज दिखाएगा
और ड्रॉई से पैसे ले लेगा, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में होता था। तो ये चेक लेके जाके बैंक के सामने रखिएगा, उसी बैंक के, वो बैंक चेक पकड़ेगा, तहकीक करेगा, अकाउंट में पैसे चेक करेगा और इसको फिजिकल कैश दे देगा। इसको कहते हैं ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर पेमेंट। इसको एनकैशमेंट ऑफ चेक भी कहते हैं। तो चेक का एक सबसे आसान तरीका ये है कि जिस बैंक का चेक आपके हाथ आया है, आप उसी बैंक की किसी भी ब्रांच के पास पहुंच के कागज पेश करें और उनसे पैसे ले लें। तो ये कहा जाएगा कि आपकी ओवर द काउंटर पेमेंट हुई है, या ये समझा जाएगा कि आपने चेक एनकैश कराया है। बात समझ आई? एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उसको उस चेक से कैश लेने के बजाय अपने चेक में जमा करा दें, ताकि आपके पास डायरेक्टली ऑनलाइन पैसा आ जाए, आप फिजिकल कैश में डील ना करें। क्योंकि आप चेक कैश कराएं, बाद में को आपको लूट ले और आप इतना पैसा लेके फिर रहे हो, और इस पैसे को लेके ले जाना कहाँ है आपने, ले जाके अपने बैंक में जमा कराना है। तो बजाय इसके कि आप इसको एनकैश करवाएं, आप उसको क्लियरिंग में डाल देते हैं। उसका क्या तरीका है? बी अपने बैंक को जाके कहता है कि ये चेक पकड़ो और मेरे बिहाफ पे उस ड्रॉई से पैसे ले आओ। आपके बैंक के पास चेक आ गया, अब आपके बैंक का नया नाम हो जाएगा कलेक्टिंग बैंक। पेई के बैंक का नाम है कलेक्टिंग बैंक, ड्रॉर के बैंक का नाम ड्रॉई। उसका बैंक ड्रॉई है और पेई का बैंक है कलेक्ट। ये चेक पकड़ेंगे और जाके उसको दिखाएंगे, उससे पैसे सेटल करेंगे और आके इस बंदे के अकाउंट में उतनी अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये जो हरकत है इसे कहते हैं क्लियरिंग। इसमें टाइम लग जाता है। आप अपने बैंक को चेक देते, पता लगता है चेक किसी दूसरे शहर का है, वो दूसरे शहर उसको पोस्ट से भेजते हैं उस वाले बैंक के पास, वहां पे वो बैंक उनके को क्लियर करता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि बैंक को कैश दे, वो आपस में डेबिट क्रेडिट भी कर सकते हैं कि आपका हमारा इतना रिसीवेबल, आपका हमारा इतना पेएबल, और वो उनकी आपस में सेटलमेंट होगी और कस्टमर के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो जो नीचे हरकत है इसको क्लियरिंग कहते हैं, और जो ये टेढ़ी लाइन है ये कहलाता है ओवर द काउंटर। तो अगर आपसे कोई पूछे चेक मिलने के बाद क्या कर सकते हैं, तो आप कहें हम ओवर द काउंटर कैश करा सकते हैं या क्लियरिंग में डाल सकते हैं। ओवर द काउंटर का मतलब है पेई खुद गया, चेक दिया और फिजिकल कैश लेके आ गया। क्लियरिंग का मतलब ये है कि आपने अपने बैंक को दिया, आपके बैंक ने उसके बैंक से पैसे मांगे और आपके बैंक में जमा करा दिए जी। अब अगर दोनों का बैंक सेम हो तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, क्लियरिंग इमीडिएटली हो जाएगी। आप जब अपने बैंक को देंगे तो इस बैंक ने दूसरे बैंक को प्रेजेंट करना था, ये तो बैंक खुद वही है, ये अपने पास ही अकाउंट में चेक करेगा उस वाले बंदे के पास पैसे हैं या नहीं है। अगर ऐसे हैं तो उसी वो क्लियर करके आपके अकाउंट में डाल देगा। तो अगर सेम बैंक होगा तो ये 1 मिनट में क्लियरिंग हो जाएगी। डिफरेंट बैंक होगा तो 1-2 दिन, 1-1.5 दिन लग जाएगा। डिफरेंट शहर होगा तो 3 दिन लग जाएंगे। तो ये क्लियरिंग का प्रोसेस है। ये प्रोसेस हरगिज हमारे सिलेबस में डिफाइन नहीं किया गया, ये सिर्फ इसलिए बताया है कि आपके जहन में कॉन्सेप्ट हो कि ओवर द काउंटर और क्लियरिंग का मतलब क्या है, और फिर इस नए लफ्ज का पता लग जाए कलेक्टिंग बैंक। ये दो हैं असल पार्टीज। अगर इसने अपने पास बैंक में जमा कराया चेक और कल को चेक चोरी का निकला तो कलेक्टिंग बैंक का कोई कसूर नहीं है। कलेक्टिंग बैंक ने चेक दिया या पेई ने चेक दिया और चेक चोरी शुदा था और इसको नहीं पता था तो इसका भी कसूर नहीं। यानी ये दोनों तकरीबन इन ड्यू कोर्स बन जाएंगे। अगर इनको नहीं पता इनके कस्टमर्स की 2 नंबरी का या बेईमानी का, तो ये आजाद हैं, ये पेमेंट कर देंगे तो माना जाएगा कि ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। लेकिन अगर इन्हें पता हो कि चोरी शुदा और फिर भी पेमेंट कर दें तो हो जाएगी पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, वो उन्होंने मना की हुई है। बात कुछ समझ आई? तो ये एक फिनोमेना है। अब इस फिनोमेना में थोड़ा सा आगे चल के ना जिम्मेदारियां देखते हैं इनकी। रूल्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ चेक या प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर। अब इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि इनके पास क्या क्या वो है, क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कलेक्टिंग बैंकर के और क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं पेमेंट ऑफ चेक के। इसमें वर्ड क्रॉसिंग आएगा, जब क्रॉसिंग आएगा तो वर्ड क्रॉसिंग को भी थोड़ा सा समझ लेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस चेक और क्रॉस चेक, लो जी, क्रॉसिंग का वर्ड बार बार आ रहा है, फिर बार बार फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वापस पीछे चलते हैं, क्रॉसिंग समझ लेते हैं। ये डायग्राम समझ आइए। अब ये चेक है, चेक इस तरह की शक्ल का है। अब एक तरीका ये होता है कि आप चेक को क्रॉस कर देते हैं आप सेफ्टी के लिए। मेरे पास एक चेक है, मैंने ये वाले भाई को चेक दिया, अगर इनसे इधर-उधर हो जाए या कोई चोरी कर ले, वो फौरन से जाएगा बैंक से कैश कराएगा और गायब हो जाएगा, किसी ट्रैक में नहीं आएगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर ये चेक बैंक के पास जमा कराए कोई बंदा
इसका बैंक दूसरे बैंक से ले तो पूरा एक ट्रैक बना हुआ होगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं चेक को महफूज करूं और कल को चोरी हो तो वो बंदा पकड़ा जाए जिसने चोरी किया है, तो मैं इसे कर दूंगा क्रॉस। क्रॉस करने के दो तरीके हैं, या तो मैं डबल लाइंस लगा दूं यहाँ, या मैं यहाँ लिख दूं एंड कंपनी, या दो लाइंस लगा के इसके अंदर लिख दूं एंड कंपनी। इसका मतलब है चेक हो गया जनरल क्रॉस। इस जनरल क्रॉसिंग का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिंग बैंकर को दिया जा सकता है, ये एनकैश नहीं हो सकता। अगर एक चेक क्रॉस हो गया, क्रॉस का मतलब उसे खत्म कर देना नहीं है, क्रॉसिंग एक स्पेसिफिक फिनोमेना है। क्रॉसिंग का मतलब है कि ये वाला चेक अब सिर्फ और सिर्फ बैंक में प्रेजेंट होगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। आसान अल्फाज में मैंने इस चेक से वो फीचर छीन लिए है जो ओवर द काउंटर प्रेजेंट करने वाला था। तो क्रॉसिंग का मतलब है ये कहां जाएगा, सिर्फ बैंक में ही जमा होगा। तो अब आपके पास ये जो दो ऑप्शंस थी, ये वाली और ये वाली, ये ऑप्शन खत्म हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ वो अपने बैंक के थ्रू ही कलेक्ट करवा सकता है, क्योंकि ये चेक हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। ये है सिंपल क्रॉसिंग। एक स्पेशल क्रॉसिंग होती है, अगर आप यहाँ डबल लाइन लिख के अपने बैंकर का नाम लिख दें। ड्रॉर ने बेई से पूछा तुम्हारा बैंक कौन सा, उसने कहा हबीब बैंक। उसने कहा ओके, क्रॉसिंग की और क्रॉसिंग के बीच में लिख दिया हबीब बैंक, या जो भी उसने बैंक बताया था उसका नाम लिख दिया। अब क्या होगा, अब रूल ये है कि ना सिर्फ ये बैंक में जमा होगा खाली, बल्कि दूसरा रूल ये सिर्फ उस बैंक में जमा होगा जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसके नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग हुई हुई है। ये बात कुछ कुछ समझ आ रही है। अब इस बैंक के अलावा किसी और बैंक में नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये वाला बैंक साइन करके किसी और बैंक का नाम लिख दे तो फिर हम उस बैंक में ले जा सकते हैं। अदरवाइज स्पेशल क्रॉसिंग इसी के पास आएगी जिस बैंक का यह नाम लिखा हुआ है। तो ये सेकंड तरह की क्रॉसिंग है। फिर थर्ड तरह की क्रॉसिंग होती है अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग। इसको रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप डबल लाइंस लगा के और उसके बीच में लिख देते हैं अकाउंट पेई ओनली। डबल लाइन ना भी लगाएं, अकाउंट पेई ओनली लिख दे। कुछ भी ऐसी हरकत करें जिससे नजर आए कि आप इस चेक की शक्ल बदलना चाह रहे हैं। अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग। इससे क्या होगा, ये चेक सिर्फ बैंक में जमा होगा नंबर 1, और सिर्फ उस बंदे के बैंक में जमा होगा जिसका पेई के आगे नाम लिखा हुआ है। वरना क्या होता है, पे के आगे किसी का भी नाम लिखा हो और कोई भी साइन करके अपने पास जमा करा दे तो वो अलाउड है। लेकिन अगर आपने ये इस तरह से नाम लिख दिया पूरा सैयद आतिफ हसन अब्दी, तो ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में इस बंदे के अकाउंट में जमा होगा जिसका नाम सैयद आतिफ हसन अब्दी। यहाँ इसलिए पूरा नाम लिखा कि आपको समझ आए कि ये इस हद तक इसमें नाम मैच करना चाहिए जो आईडी कार्ड से मैच करता हो। तो अगर मेरा उर्फे आम में नाम आतिफ अब्दी हो, चूंकि ब्रोशर पे जगह कम होती है और जो है ना जगह जगह जहाँ लिखना हो इतना लंबा चौड़ा नाम लिखा नहीं जाता, तो अगर उर्फे आम में नाम आतिफ अब्दी और मुझे एक चेक देते एक आतिफ अब्दी नाम का, मैं अपने बैंक में जमा कराऊं कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो आतिफ अब्दी लिख के अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग कर दे तो बैंक कहेगा हाँ जी आपका नाम क्या है। अगर मेरे बैंक अकाउंट का टाइटल सैयद आतिफ हसन अब्दी है और इन्होंने मुझे आतिफ अब्दी नाम का चेक दे दिया है, तो वो मेरा बैंक भी रिसीव नहीं करेगा। वो कहेंगे नहीं ये तो मैच ही नहीं कर रहा, नाम ही नहीं मैच कर रहा। अकाउंट पे ओनली क्रॉसिंग में आप और सिक्योर कर देते हैं, जिस बंदे को आपने दिया है चेक आप उसी के नाम का बना के और उसको क्रॉस करके अकाउंट पे ही कर देते हैं कि ये चेक इससे कोई चोरी भी कर ले तो वो अपने अकाउंट में जमा ना करा सके, अनलेस कि उसका पूरा का पूरा नाम मैच करता हो। तो ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है। इसका मतलब है कि ये पैसे सिर्फ उस बंदे के बैंक अकाउंट में जमा होते हैं जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बात समझ आई। देन होती है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेगोशिएशन होता है मेन फीचर, यानी हम कहते हैं कि एक बंदे से दूसरे बंदे को इंस्ट्रूमेंट गया तो वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट कब ट्रांसफर होता है, जब कौन सा वाला होल्डर ट्रांसफर करे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और अगर एक बंदे को पहले से ही पता है डिफेक्टिव टाइटल का और वो आगे ट्रांसफर करे तो डिफेक्टिव टाइटल ही रहता है। लेकिन फर्ज करें दुनिया सारी शरीफ लोगों से भरी हुई है और जो भी आगे ट्रांसफर कर रहा है वो मासूम है, उसे नहीं पता कि बहुत शुरू में चेक चोरी हुआ था, तो इन सबको गुड टाइटल मिलता है और ये आगे वाले बंदे को भी गुड टाइटल देते हैं। लेकिन अगर चेक पे ये वाली क्रॉसिंग हो गई नॉट नेगोशिएबल, तो एक शरीफ आदमी के हाथ में भी खराब टाइटल आएगा तो वो अगले बंदे को साफ टाइटल नहीं दे सकता, अगले बंदे को भी खराब टाइटल ही मिलेगा। तो अब एक शरीफ आदमी के हाथ में चेक आया है और वो चेक आगे फॉरवर्ड करने लगा है, अब इसे नहीं भी पता पीछे चोरी का और कल को ये चेक चोरी का निकल आया तो ये भी चोरी में काउंट होगा, ये भी काउंट होगा कि इसने गलत साथ दिया था अगर उस चेक पे लिखा हुआ है। तो नॉट नेगोशिएबल से होगा क्या, जब भी आप किसी को चेक देंगे और वो आगे फॉरवर्ड करेगा तो अगला बंदा डर जाएगा, कहेगा नहीं भाई कहां से आया चेक, कितने हाथों से गुजरा है।
अच्छी तरह से तहकीक करेगा, फिर चेक को एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं, क्योंकि ये खतरनाक है, ये बम है, ये फट जाएगा। जिस वक्त भी एक भी 4-5 बंदों पीछे एक भी गड़बड़ निकल आई, ये सारे के सारे गलत काउंट हो जाएंगे, क्योंकि इनके हाथ में वो चेक है जो नॉट नेगोशिएबल है। ये नॉट ट्रांसफरेबल नहीं बोल रहा, नॉट नेगोशिएबल। ट्रांसफर तो होगा लेकिन अगले बंदे को साफ टाइटल नहीं देगा। ये बात समझ आई? तो अगेन हम कहते हैं कि जो अच्छा, अगर एक इंस्ट्रूमेंट अच्छे बंदे से अच्छे बंदे के हाथ में जाए और इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा हो तो इंस्ट्रूमेंट अच्छा रहता है। एक इंस्ट्रूमेंट अगर बुरे बंदे से अच्छे बंदे के हाथ में जाए तो खुद ब खुद अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसको नेगोशिएशन कहते हैं। लेकिन अगर नेगोशिएशन का फीचर छीन लिया जाए तो बुरे से अच्छे के पास जाएगा तो वो बुरा ही रहेगा। अब अगेन आपको बीच में कुछ नून पीटीआई इस तरह से लिखा नजर आ रहा होगा। ये क्लास में समझाने के लिए मैंने कहा था कि एक पीटीआई होता है और एक नून लीग होती है। नून लीग में बुरा जाता है वो बुरा ही रहता है, पीटीआई में बुरा जाता है अच्छा हो जाता है। तो पीटीआई इज इक्वल टू नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन का मतलब है बुरा आएगा तो भी अच्छा हो जाएगा, और नून लीग अच्छा रहेगा तो अच्छा होगा, बुरा जाएगा तो बुरा रहेगा। मतलब बुरे को अच्छा करने की सलाहियत नहीं है नून लीग में, और पीटीआई में है। ठीक है, एक बंदा जितना मर्जी करप्ट हो, जिस दिन पीटीआई ज्वाइन करेगा उस दिन उसकी सदाकत और अमानत के किस्से फेसबुक पे नजर आ रहे होंगे, क्योंकि एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम काम कर रही होती है और जो है ना हकाइक को तो कोई नहीं देखता। तो अगेन नॉट नेगोशिएबल को मैं कहता हूं नॉन नेगोशिएबल, और नॉन नेगोशिएबल NON को जब उर्दू में पढ़ते हैं तो होता है नून नेगोशिएबल। तो नून नेगोशिएबल क्रॉसिंग से बुरा बुरा ही रहेगा, लेकिन अगर उसमें नून नहीं होगा, खाली नेगोशिएशन होगा, तो फिर बुरा अच्छा बन जाएगा। तो ये बेसिकली ये वाली एग्जांपल जो है ना वो किसी क्लास में जज्बात में जो है ना वो बच्चों को थोड़ा सा छेड़ते हुए इस तरह की एग्जांपल दी गई होगी। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है? स्पेशल क्रॉसिंग में आप एक उस बैंक का नाम लिख देते हैं जिस बैंक के पास जाना चाहिए चेक, इन कलेक्टिंग बैंक का नाम। जिस बंदे का आपने पैसे देने हैं आप उससे पूछते हैं तुम्हारा बैंक कौन सा है, वो बैंक बताता है, आप उस बैंक को भी लिख देते हैं। उससे क्या होगा, वो बंदा भी सिर्फ दुनिया में उसी बैंक के पास ले जाके जमा कराएगा जिसका यहाँ नाम लिखा हुआ है, किसी और बैंक के पास नहीं जा सकता। एक एक्सेप्शन है, अगर यही बैंक डबल स्पेशल क्रॉसिंग कर दे, ये अपने साइन करके किसी और बैंक का नाम लिख दें तो फिर वहां जाएगा, वरना नहीं। अब किताब से अगर पूछें इसकी इंग्लिश तो वो कहते हैं चेक इज सेड टू बी क्रॉस जब उसके फेस पे दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन आ जाएं जो कि नॉर्मली लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे होती हैं। पर्पस ऑफ क्रॉसिंग ये है कि ड्रॉई को हुक्म दिया जा रहा है कि आपने सिर्फ बैंक को देना है, कैश नहीं करना। जनरल क्रॉसिंग में होता है एडिशन ऑफ वर्ड्स एंड कंपनी एब्रीविएशन ऑफ इट बिटवीन टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन आ जाती है। इसका इफेक्ट क्या है, ड्रॉई इसको बैंक के अलावा किसी और के हवाले नहीं करेगा। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, नेम ऑफ द बैंकर भी आ जाता है, ड्रॉई इसको उस बैंकर के अलावा किसी और को नहीं देगा। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में जनरल क्रॉसिंग के साथ आप इसे ऐड कर सकते हैं, इसमें वर्ड आप लिख देते हैं अकाउंट पेई या अकाउंट पेई ओनली। तो ये अमाउंट कलेक्टेड ऑन चेक मस्ट बी क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ, सिर्फ उसी पेई के अकाउंट में जाएगी, कहीं और नहीं। और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में बी एडेड विद जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग के साथ आप ऐड कर सकते हैं। आप वर्ड्स ऐड कर देंगे नॉट नेगोशिएबल। होल्डर विद अ डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट गिव अ गुड टाइटल टू, खराब टाइटल वाला अगले बंदे को साफ टाइटल नहीं देगा। इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर करना मना नहीं कर रहा। इट ओनली टेक्स अवे मेन फीचर ऑफ नेगोशिएबिलिटी, वो जो नेगोशिएबिलिटी होता था ट्रांसफर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, वो वाला फीचर आपने चेक से छीन लिया। तो ये 4 तरह की क्रॉसिंग है इस चैप्टर में। आईकैप को क्रॉसिंग का टॉपिक बहुत ज्यादा पसंद है, कभी चारों पूछ लेता है, कभी इनमें से 1-2 के डिफरेंस पूछ लेता है। तो क्रॉसिंग की 4 केस में। अब सवाल ये है कि क्या क्रॉसिंग हमेशा शुरू में की जाएगी या बाद में भी की जा सकती है? तो चेक पहली दफा जो इशू कर रहा है वो तो क्रॉस कर सकता है, लेकिन सम टाइम आगे वाला बंदा भी चाहे तो क्रॉसिंग की शक्ल बदल सकता है या क्रॉसिंग ऐड कर सकता है। यानी कि सिचुएशन 1, आपके हाथ में चेक आया अनक्रॉस्ड, अब आप दरमियान के होल्डर हैं। एक तो है ना शुरू वाला मेकर, आपका चेक अनक्रॉस आया, होल्डर चाहे तो उसे जनरल या स्पेशल क्रॉस कर सकता है। आपके हाथ में जनरल क्रॉस हुआ चेक आया, आप चाहें तो उसको स्पेशल क्रॉस कर दें, उसमें बैंक का नाम लिख दें, 2 लाइन दली में थी, आप बीच में बैंक का नाम लिख दें। आपके पास जनरल या स्पेशल क्रॉस हुआ चेक आया, आप चाहें तो उसमें वर्ड नॉट नेगोशिएबल लिख दें। आपके पास स्पेशल क्रॉस हुआ चेक आया,
तो वो बैंकर जिसके नाम पे वो क्रॉस हुआ है वो चाहे तो आगे किसी और बैंक के नाम पे क्रॉस कर सकता है। तो ये वो रूल्स हैं कि क्या एक चेक को दरमियान में जो होल्डर्स हैं वो भी क्रॉस कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ, दरमियान वाले लोग भी चेक को क्रॉस कर सकते हैं। फर्दर इस तरीके से और क्रॉसिंग ऐड कर सकते हैं। डन। अब हम पढ़ते हैं वही जिम्मेदारियां, पेमेंट ऑफ चेक के रूल्स। अगर एक चेक स्पेशली क्रॉस हुआ है मोर देन वन बैंकर को, तो बैंकर जिसके नाम पे ड्रॉ हुआ है वो रिफ्यूज कर देगा पेमेंट, ड्रॉई इनकार कर देगा कि ये दो बैंकों के नाम क्यों आ रहे हैं। अगर एक से ज्यादा स्पेशल क्रॉसिंग हुई होगी तो मना कर देगा, सिवाय वहां जहां क्रॉस टू एन एजेंट फॉर कलेक्शन, एक बैंक ने दूसरे बैंक के नाम पे क्रॉस कर दिया और उसको एजेंट बना दिया कि तुम हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर लो, तो स्पेशल क्रॉसिंग एक से ज्यादा बैंकों की होगी तो फारिग हो जाएगी। सिवाय वहां जहां उसी बैंक ने आगे किसी दूसरे बैंक को एजेंट बना के उसके नाम पे क्रॉस कर दिया होगा। बैंकर ऑन हुम अ क्रॉस चेक इज ड्रॉन, जिस बैंकर पे क्रॉस चेक ड्रॉन हुआ है यानी कि ड्रॉई, मेक्स अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, अगर वो जेन्युइन तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, बगैर डाउट के, याद है पेमेंट इन ड्यू कोर्स, बगैर डाउट के पेमेंट कर देता है। पेइंग बैंकर इन ड्रॉर पोजीशन एज इफ चेक हैज बीन पेड टू एंड रिसीव्ड बाय द ट्रू ओनर, अगर जेन्युइन तरीके से ड्रॉई ने पेमेंट कर दी तो समझा जाएगा कि ओरिजिनल बंदे की ओरिजिनल पेमेंट क्लियर हो गई है। सप्लायर जाके बादशाह से पैसे ले ले तो समझेंगे सब लोगों की पेमेंट हो गई अगर ड्यू कोर्स है तो। लेकिन जिस बैंक पे क्रॉस चेक ड्रॉ हुआ है, अगर मेक्स अ पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, ड्यू कोर्स से बाहर निकल के पेमेंट करे, पेमेंट इन ड्यू कोर्स थी जेन्युइन पेमेंट, तो पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स क्या होगा, जब जेन्युइन नहीं है, जहां आपको पता है दूसरे के डिफॉल्ट के बारे में, पेइंग बैंकर शैल बी लायबल टू ट्रू ओनर ऑफ चेक, जो लॉस हुआ होगा। तो अगर ड्रॉई को नहीं पता गड़बड़ का और वो पेमेंट कर देता है तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, वो लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर ड्रॉई को पता है गड़बड़ का और फिर वो पेमेंट कर दे तो वो लायबल होगा। ये तीन रूल समझ आए। डबल स्पेशल क्रॉसिंग पे पेमेंट नहीं करनी सिवाय इसके जहां उस वाले बैंक ने अगले के नाम पे क्रॉस किया है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो तो ड्रॉई लायबल नहीं है, पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स है तो ड्रॉई लायबल है। ये ड्रॉई के रूल्स थे। अब कलेक्टिंग बैंकर की बात करते हैं। कलेक्टिंग या रिसीविंग बैंकर वो है जो रिसीव करता है पेमेंट क्रॉस चेक की अपने कस्टमर के बिहाफ पे, याद है डायग्राम। कलेक्टिंग बैंकर ने अगर एक चेक कलेक्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हुज टाइटल टू चेक वाज डिफेक्टिव, he would be protected and would not be held liable, अगर वो प्रूफ कर दे कि उसने गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस काम किया। कलेक्टिंग बैंकर के पास चेक आया और उसे नहीं पता गड़बड़ का और उसने अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा की है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने गलत हरकत कर दी। This protection to receiving banker is available even if credit customer account with the amount of check before receiving payment thereof। कस्टमर ने चेक दिया, उसने कहा ये चेक पकड़े, जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे। इसने कहा 3 दिन लगेंगे क्लियरिंग में। उसने कहा जी मैं तो आपका बड़ा पक्के वाला कस्टमर हूं, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दें, आप बाद में क्लियर करते रहिएगा। उसने बाद में जाके क्लियर किया और पैसे आ गए, लेकिन 2 नंबर पैसे थे, चोरी का चेक था, लेकिन कलेक्टिंग बैंकर को नहीं पता था, तो क्या होगा, वो लायबल नहीं होगा। सिंपल सा रूल है, अगर इनको गड़बड़ का पता है तो ये लायबल होंगे, अगर गड़बड़ का नहीं पता तो लायबल नहीं होंगे। Also, if collecting banker has collected a check which does not appear to be cross account payee, अगर collecting banker के पास एक चेक आया जिस पे अकाउंट पेई नहीं लिखा हुआ था, इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट कलेक्ट करके अपने कस्टमर के अकाउंट में डाल दी है, तो कोई उसको, यानी उनके पास एक चेक आया और चेक पे वो वाली क्रॉसिंग नहीं हुई थी कि जिसका एग्जैक्टली नाम लिखा उसी के अकाउंट में डाले। उसने कहा जी मुश्ताक साहब के नाम पे चेक था, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड कर दिया। अगर आपको नहीं पता कि चोरी चकारी हुई है और आपने उसको आगे प्रोसेस कर दिया तो कलेक्टिंग बैंक का कसूर नहीं है। इन सारे पॉइंट्स में एक ही बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जानता होगा गड़बड़ वो फंसेगा और जो नहीं जानता होगा वो बच जाएगा। क्लियर। रेवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी। बैंक की अथॉरिटी हमेशा है, बैंक के पास चेक आए तो बैंक हमेशा उसको प्रोसेस करेगा, उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन 2-3 जगह पे बैंक को मना है, खबरदार आपने पेमेंट नहीं करनी। कब? अगर कस्टमर की डेथ का नोटिस मिल जाए इन्हें, अगर इन्हें पता लग गया कस्टमर की डेथ हो गई तो उसके चेक को वो नहीं वो करेंगे, अब उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है पेमेंट करने की। अब वो बच्चे आएंगे, उसकी विरासत दिखाएंगे और उसके मुताबिक अब इस चेक इसका ट्रीटमेंट होगा। तो एक बंदे की अगर डेथ का पता लग गया तो आप उसका चेक क्लियर नहीं करेंगे। एक बंदे के इंसॉल्वेंट होने का पता लग गया, उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। ये जहां काउंटर मार्ड इंस्ट्रक्शन आ गई है,
स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन आ गई है, किसी ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि पेमेंट को स्टॉप कर दिया जाए। आपके कस्टमर ने आपको कॉल करके कहा मेरा एक चेक गुम हो गया, आपने वो वाला चेक नंबर नहीं क्लियर करना, तो 3 केसेस में बैंकर चेक क्लियर नहीं करेगा। जहां काउंटर मार्ड इंस्ट्रक्शन हो, जहां कस्टमर की डेथ की खबर मिल जाए, या जहां कस्टमर के इंसॉल्वेंट होने की खबर मिल जाए, इन 3 केसेस में मना है। डन। आखिरी बात इस चैप्टर की, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। कई दफा डिफरेंट शहर होता है तो नाम बदल जाता है, कई दफा डिफरेंट बैंक होता है तो नाम बदल जाता है। बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारे तकरीबन एक तरह की चीजें हैं। समटाइम क्या होता है कि एक बंदे को कंफर्म पेमेंट चाहिए होती है। भाई मैं एक दुकान से एसी खरीदूं और वो कहे पेमेंट, मैं उसे चेक लिख के दे दूं। क्या जब मैं चेक लिख रहा हूँ तो मेरी चेकबुक चीख चीख के मेरा गिरबान पकड़ के कह रही होगी कि भाईजान पैसे तो लिख दिए, अकाउंट में तो है ही नहीं पैसे? ऐसा तो नहीं होगा। मैं कभी भी किसी चेक पे 25 करोड़ भी लिख दूं, मेरी मर्जी। तो चेक लिखना इज नॉट अ गारंटी कि बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। तो अगर मैं उसे चेक दे आऊं और एसी ले जाऊं और बाद में वो क्लियर कराने जाए और वो चेक ना क्लियर हो और मैं भी नजर ना हूं दोबारा, तो वो तो परेशान हो गया। तो कैश पे तो लोग भरोसा कर लेते हैं, चेक में एक प्रोसेस लगता है क्लियरिंग का। तो ऐसे में अगर किसी को आपने पैसी पेमेंट करनी हो कि उन्हें कंफर्म पता हो कि क्लियर होगी, तो वो आपसे कहेंगे भाई हमें डिमांड ड्राफ्ट बना दे, हमें बैंक ड्राफ्ट बना दे या पे ऑर्डर बना दे। जैसे यूनिवर्सिटियां कहती हैं कि आप इतना बैंक ड्राफ्ट हमें जमा कराएं और हम आपको प्रोस्पेक्टस या एडमिशन जारी कर देंगे। इसमें क्या होता है, आप जाते हैं अपने बैंक के पास, अपने बैंक से कहते हैं जी मैंने फलाना इंसान के नाम पे बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। वो एक कागज बनाते हैं, उस पर उस बंदे का नाम लिखते हैं, जस्ट लाइक अकाउंट पे ही ओनली। मेरे अकाउंट में से उतने पैसे होल्ड करके साइड पे रख लेते हैं। अब मेरे पास अगर 15 लाख पड़े हुए अकाउंट में और मैंने 5 लाख का बैंक ड्राफ्ट बनाया है, तो 5 लाख को उठा के होल्ड करके साइड पे रख देंगे। अब मैं अपने बैंक अकाउंट में से 10 लाख इस्तेमाल कर सकता हूं, बाकी नहीं, क्योंकि वो कागज जो बैंक ने बनाया उसके अगेंस्ट वो पैसे साइड पे हो गए। अब मैं वो पेमेंट किसी को कर दूंगा तो उसको ये कागज देख के कंफर्म हो जाएगा कि इसके पीछे बैंक की गारंटी और बैंक ये पेमेंट प्रोसेस करवाएगा। तो बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट उस तरह का चेक है जिसने कंफर्म क्लियर होना है। समझ आई बात? किताब से पूछते हैं, रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ चेक ऑल्सो एप्लीकेबल है बैंक ड्राफ्ट पे। बैंक ड्राफ्ट एक ऑर्डर है जो एक बैंक ने दूसरे बैंक को दिया है या अपनी ही किसी ब्रांच को दिया है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक पर्सन को दे दी जाए। ये सिमिलर टू चेक है, कुछ फॉलोइंग डिस्टिंक्शन है। ये सिर्फ बैंक ड्रॉ करेगा, इंसान ड्रॉ नहीं करेगा। चेक मैं लिखता था, बैंक ड्राफ्ट बैंक लिखेगा, बैंक बनाएगा। इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर, बेयरर नहीं हो सकता, इस पे किसी इंसान का नाम लिखना होगा, किसी खास बंदे के नाम पे बनेगा। इसकी पेमेंट इतना आराम से स्टॉप नहीं हो सकती जैसे चेक की हो सकती है। चेक में तो आप कह देते ना गुम हो गया था, चोरी हो गया था, इसमें तो हम खुद चल के गए थे बैंक के पास और बैंक जाके सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाया था। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था बैंक ड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट के रूल्स। 100% ऑफ द टाइम चैप्टर ने रट्टे वाले सवाल पूछे हैं। अगर लॉजिक पूछने की कोशिश भी की है तो सिर्फ हल्की सी इंग्लिश बदल के कि जी एक जगह स्पेशल क्रॉसिंग थी, बैंक का नाम लिखा हुआ था और दूसरे बैंक ने उसको प्रोसेस कर दिया, तो बताओ कुछ गलत हुआ है या सही हुआ है? अदरवाइज आप अगर देखेंगे एंड पे छोटे छोटे से सीधे सीधे सवाल और ज्यादातर क्रॉसिंग से रिलेटेड सवाल। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है और कभी कभार इसकी बारी आ जाती है और इसमें से वो सवाल पूछ लेते हैं। डन जी। बैंक ड्राफ्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट में फर्क है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक नेगेटिव बैलेंस को कहते हैं, यानी अगर आपके पास बैंक में पैसे पड़े हैं और आपने बैंक से कहा है कि देखो अगर कभी कभी मेरा एक ज्यादा अमाउंट का चेक आ जाए तो इनकार मत करना, दे देना उतनी अमाउंट का, मेरा लोन क्रिएट कर देना, ओवरड्राफ्ट क्रिएट कर देना। तो ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैंक बैलेंस को कहते हैं, यानी बैंक से आपका उधार। तो बैंक ड्राफ्ट वो चीज नहीं है। बैंक ड्राफ्ट एक बैंक में रखे हुए पैसों में से कटौती होकर कुछ पैसे साइड पे हो जाते हैं। नहीं जी, फिर हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर, अदर लॉस खत्म हुए, कॉन्ट्रैक्ट टैक्स खत्म हो गया। अब एक ऐसा चैप्टर जो अकेला एक ग्रिड एरिया है। आई कैप कहता है हम 5 से 8 नंबर के सवाल यहां से पूछ सकते हैं। ऑन एवरेज
6 नंबर एक आध MCQ और 5 नंबर की थ्योरी का सवाल यहाँ से आ जाता है, या 6 नंबर थ्योरी का, तो तकरीबन आप इसको 5-6 नंबर का चैप्टर काउंट कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात भी यही है कि ये 5-6 नंबर का है, और इसकी सबसे बुरी बात भी यही है, जब आप इसको बहुत अच्छा तैयार कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो दुख होता है ये सोच के कि ये तो सिर्फ 5-6 नंबर का है। जब आप इसे छोड़ देते हैं तो इस बात का दुख होता है कि 5-6 नंबर तो फॉर श्योर चले गए। कोई भी और चैप्टर छोड़ दें, शायद किस्मत अच्छी हो पेपर में ना आए, लेकिन इसकी चूंकि अलग ग्रेड है, इसने हमेशा आना है। तो इसका फायदा भी यही है कि ये 5-6 नंबर का है, और उसका नुकसान भी है, यानी अगर ये कर लेंगे तो फॉर श्योर 5-6 नंबर आपके सीधे, अगर छोड़ देंगे तो फॉर श्योर 5-6 नंबर तो गए। तो उसमें फिर लोग ना हिसाब किताब लगाते हैं मुख्तलिफ तरह के जायचे बना के कि इस वक्त इस मेरी तैयारी में चैप्टर नंबर 1 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो तरीका ये है कि आप चैप्टर नंबर 1 को कॉन्सेप्चुअली समझ लें, और एक आध जगह मैं आपसे कहूँ कि वहां जालिम सा रट्टा लगा लें। जब कॉन्सेप्चुअली समझोगा तो छोड़ना भी अच्छा नहीं है, और पूरा करने में अगर एनर्जी इतनी लग रही है कि पार्टनरशिप तैयार नहीं हो पा रहा, अगर तो आपके पास टाइम है तो ये चैप्टर पूरा तैयार करें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी वक्त आप इस डिसीजन ट्री पे खड़े हो कि छोड़ दूं या कर लूं, अल्टरनेटिव जिसमें से एक इलीगल है और एक लीगल है, तो उस टाइम पे कम से कम बस ये लेक्चर सुन के आपने मोटा मोटा समझा हुआ उसे, और एक जगह जहां पे मैं खास टेबल आपसे कहूं कि इसको रट्टा लगा लीजिएगा, बस उसको रट्टा लगा लीजिएगा। डन, इतना तो कर लेंगे। पूरे चैप्टर के रट्टे के बजाय एक टेबल तो रट्टा जा सकता है, ठीक है। पहले लॉजिकल साइड पे बात करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हुआ है तो पेपर में आप खुद से लिख सकेंगे। ये चैप्टर के पीछे जो लॉ है उसका नाम है 1973 का आईन। हमारे सिलेबस में 10 लॉज में से आखिरी लॉ। 10 लॉ कैसे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद पार्टनरशिप और नेगोशिएबल, 2 ये हो गए। फिर वो 6 छोटे छोटे से थे, वो जो 3 चैप्टर्स में कैद हुए थे, तो ये 9 हो गए, और एक बच गया 1973 का आईन। तो 1973 के आईन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स में से एक पार्ट है जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान का लॉ मेकिंग का सिस्टम बताता है, और वो पार्लियामेंट, जुडिशरी वगैरह और इन सारी चीजों को वो हाईलाइट करता है। लेकिन मेनली वो हाईलाइट करता है कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का कानून बनाने में क्या किरदार है। दुनिया भर में जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो उसके 4 पिलर्स बोले जाते हैं। लेजिस्लेटर जो कानून बनाते हैं, एग्जेक्टिव्स जो कानून को इंप्लीमेंट करवाते हैं, जुडिशरी जो कानून को चेक करता है और उसके ऊपर सजाएं देता है, और मीडिया जो हाईलाइट करता है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, बताता है इनको कि किस चीज पर कानून साजी की जरूरत है, बताता है इनको कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ खराब है, बताता है इनको कि मुल्क में अदल इंसाफ की क्या सूरत हाल है। तो दुनिया में मीडिया एक चौथा पिलर माना जाता है, चूंकि वो मुस्बत रिपोर्टिंग करता है। हमारे चूंकि बहैसियत कौम हमें अच्छी खबर पसंद नहीं है और सनसनीखेज खबर बहुत ज्यादा पसंद है, तो जो है वो अगर कोई मीडिया ये रिपोर्ट करेगा कि जी लाहौर में 6 घंटे की बारिश के बाद भी गवर्नमेंट ने चीजें साफ कर ली और जरूरियात जिंदगी चलती रही और नॉर्मल मामला चलते रहे, तो ये कोई बहुत मजे की खबर नहीं है। इसमें कोई लाइक्स नहीं आने, इसमें कोई वो शोर शराबा नहीं उठना। लेकिन जो है वो एक बाइक वाला ज्यादा पानी की वजह से एक गड्ढे के अंदर जो है वो गिर गया, या एक गड्ढे के साथ उसका टायर अड़ा, वो गिर गया फिसल के, और उसकी वीडियो बन रही है, और उसके बाद जो है ना वो लोग कह रहे हैं कि यार ये किस किस्म का मुल्क है, और यहाँ पे तो जो है ना एक बाइक वाला भी बेचारा गड्ढे में गिर जाता है। अब उसके गड्ढे में गिरने की वीडियो जो है, सर गिरने के बाद उसके बयान की, इन्होंने कहा जी गिरने के बाद उसके बयान की, वो बाइक वाला था साइकिल वाला था? बाइक वाला था, ठीक है, सही। अब ये देखे ना, इस मुल्क की इंटेलेक्चुअल हालत ये हो चुकी है कि हमने किसी सियाने आदमी का, किसी साइंटिस्ट के किसी कोटेशन को बहुत हाईलाइट नहीं किया, हमने किसी अच्छी स्टेटमेंट को हाईलाइट नहीं किया, हमने पाकिस्तान के दिफा में कही जाने वाली किसी बात को हाईलाइट नहीं किया, हमने पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर के इस पुरअज़म बयान को हाईलाइट नहीं किया कि हम आगे बढ़ के इंशाल्लाह इंडिया को हराएंगे और ऐसे करेंगे, या हम अपने किसी न्यूक्लियर साइंसदान की किसी खास बयान को कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास न्यूक्लियर मौजूद है और हम बच गए, ये हमारे लिए मजे की बात नहीं थी। मजे की बात ये थी कि एक बंदा जो है ना वो अचानक से गाली दे के आगे चला जाए और कौम है सुपर एक्साइटेड। अच्छा चलो, उसने तो अपने हिसाब से अपने हिस्से की गाली दे दी और बड़ा खुश है,
हम सब कितने बदकिरदार हो चुके हैं कि उस गाली को फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे से आगे भेज रहे हैं, खुश हैं, एक्साइटेड हैं, और मैं क्लास में जिक्र करते हुए किसी और वाक्य की तरफ जा रहा हूं तो मुझे ड्रैग करके लाया जा रहा है और मुझे याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बंदे ने गाली भी तो दी थी, उसको भी तो वो करे। तो ये मसला अब समझ आया कि मीडिया हमारे यहाँ पिलर क्यों नहीं है, क्योंकि मीडिया सिर्फ बुरी चीज हाईलाइट कर रहा है। अब वही वाली बात है कि एक शहर जिसमें 1.5 करोड़ से ऊपर आवाम रहती है, उस शहर को सही कर लिया गया और लोगों के मामूलात नॉर्मल तरीके से वापस आ गए, ये खबर नहीं है कि 1.5 करोड़ लोगों को सपोर्ट मिली। और अगर कोई बंदा बहुत आवाजार हो कि उसने जो है ना अपने हिसाब से कोई गालम गलोच दे दी तो कौम इज सुपर एक्साइटेड। आप सिर्फ पिछले 12 महीने में हर महीने का सोशल मीडिया का देखिएगा कि ट्रेंड कौन सी चीज बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई अच्छी चीज ट्रेंड नहीं बनती, कोई फजूल सी स्टेटमेंट ट्रेंड बन जाती है, कभी चाहत फतेह अली खान ट्रेंड बना हुआ होता है, ठीक है, कभी जो है वो रैंडम स्टेटमेंट, कभी किसी ने बोंगी मारते हुए कोई जुमला ऊपर नीचे बोल दिया और उसने वो पार्टी को पारी कर दिया तो जनाब जो है ना वो पारी हो रही है और वो इस तरह से करके तो पूरी कौम इतना पीछे। अच्छा उसको फायदा ही हो गया, वो आराम से इतनी फेमस हुई है कि उसके बाद उसने अपने बाकायदा मॉडलिंग शुरू कर दी, ड्रामों में आना शुरू कर दिया, वो खुश है। और हम सब पागलों की तरह फॉरवर्ड कर करके मजाक उड़ा के, तो वो भी हम पे हंसती होगी कि देखो किस किस्म के जाहिल लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं है। तो चाहत फतेह अली खान का आप जितना मर्जी मजाक उड़ा ले, वो कमा रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, हमारी वजह से कमा रहा है। आपके जमाने की बात नहीं है, पुराने जमाने में एक बंदे ने गाना गाया था आई टू आई, बहुत ही आई टू आई, उसने बहुत ही अजीब से लंबे से उसके बाल थे, बहुत ही चमला चमला के वो गाना गा रहा होता था और इतना वो फॉरवर्ड हुआ कि उस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जो यूट्यूब वीडियो थी, पूरी दुनिया से जो व्यूज जिसके आ रहे थे वो वाला गाना था, जो कि बहुत ही फजूल था और लोग एक दूसरे को शेयर करते थे, देखो कितना फजूल गाना गाया है, देखो इस बंदे ने क्या किया है, और वो खुश, उसने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। तो हम तो ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ लोग आके कहते हैं हमारा मजाक उड़ाओ, आप उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें फायदा हो जाता है। तो हाय ये टूटा हुआ क्यों है? असल में जो है ना, पहले मैं डेमोक्रेसी की पिक्चर ली, फिर मुझे मजा नहीं आया, मैंने कहा नहीं है, अगर मैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बताना चाह रहा हूँ तो जाहिर है उसमें कुछ दराड़े तो होनी चाहिए, दबाव दराड़े, कुछ मसलों मसाइल, पिलर सीधे नहीं है, टेढ़े बांके हुए हैं। हमारे यहाँ मीडिया गायब हुआ होता है और जो लेजिस्लेटर है ना, इसके 2 हिस्से होते हैं, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट हाउस। तो हमारे यहाँ कानून बनाने वाले 2 धड़े हैं, एक सदर, ईवान सदर, और एक पार्लियामेंट। तो ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली ये बताएगा कि इसमें क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो जल्दी से पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है इसमें। लेजिस्लेशन कहते हैं एक ऐसे लॉ को जो पार्लियामेंट ने या बाकी बॉडीज ने जिसको उन्होंने पावर दी है वो मिलकर कानून बनाते हैं। पाकिस्तान का फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, रियासत का हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हुकूमत का हेड होता है। तो हुकूमत और रियासत में फर्क है, रियासत है पाकिस्तान, पाकिस्तान का हेड वजीर आजम नहीं है, पाकिस्तान का हेड है सदर, और सदर के साथ उसको हर सूबे में सपोर्ट करने वाले गवर्नर्स, ये हैं असली वाले हेड्स। और एक वो हैं जो इलेक्शन के निजाम और उस सारे सेटअप से आए हैं, वो हुकूमत के हेड है, हुकूमत चला रहे हैं। तो रियासत का हेड प्रेसिडेंट हो गया और गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर हो गया। इसमें मजलिस शूरा का कॉन्सेप्ट है, मजलिस शूरा में दो बॉडीज मिलकर काम कर रही होती हैं। तो इसमें 2 बॉडीज हम यूं भी काउंट करते हैं, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट के अंदर की 2 बॉडीज। पार्लियामेंट के अंदर 2 तरह के धड़े हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली लोअर हाउस है और सेनेट अपर हाउस है। अब ये 2 धड़े क्या हैं, फिर प्रेसिडेंट क्या है, फिर ये किस तरह से कानून साजी करते हैं, क्या करके देखते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट, जाहिर अब क्या करें, हमारे पास प्रेसिडेंट हमेशा वो आते हैं जो दांतों की मशहूरी होते हैं। पिछले प्रेसिडेंट भी जो है ना वो तो दांतों के डॉक्टर थे। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, ये हमारी हालात पे हंस रहा है, मुझे देख के हंस रहा है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और अखुवत व यगानगत का मजहर है, सिंबल ऑफ यूनिटी, ठीक है। प्रेसिडेंट मस्ट बी मुस्लिम तकरीबन दिखने में। प्रेसिडेंट 5 साल की टर्म के लिए आता है और इसको सब मिलकर अपॉइंट करते हैं, सेनेट, नेशनल असेंबली एंड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। तो अगर ये सदर है
तो इसमें केपीके वालों का भी रोल है, इसमें बलूचिस्तान वालों का भी रोल है, इसमें सिंध वालों का भी रोल है। अब बाद में आपके सामने आपको जितना मर्जी बेवकूफ बना लें, सबने मिलकर सिलेक्ट किया होता है। सदर वाहिद बंदा है जो सबसे ज्यादा मल्टीपल तरीके से आता है, वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत भी, और सेनेटर्स जो कि ज्यादातर इंडिपेंडेंट होते हैं करंट गवर्नमेंट से। कुछ लोग करंट गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ पिछली और कुछ उससे पिछली हुकूमत के होते हैं। ये सब मिलके खास तरीके से, जिसका एक एनेक्जर दिया हुआ है इसमें लॉ में, हमारे सिलेबस में नहीं है। कभी बहुत मूड में बैठे हुए पेपर देने के बाद तो सर्च कीजिएगा चैट जीपीटी को, गूगल को, कि जरा बताओ कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से हो रहा होता है। प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्ट हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा लगातार टर्म्स आप इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंट नहीं बन सकते लगातार टर्म। एक टर्म का ब्रेक ले लें, आप फिर से प्रेसिडेंट बन सकते हैं। नेशनल असेंबली में जो मेजोरिटी पार्टी होती है, यूजुअली वो नॉमिनेट करते हैं, नामजद करते हैं, और फिर उसका इलेक्शन हो रहा होता है। तो ऐसे में कुछ अपोजिशन के कुछ नुमाइंदे होते हैं, कुछ इनके नुमाइंदे होते हैं, और फिर वोटिंग होती है। प्रेसिडेंट अप्रूव करता है वो स्टैच्यू, वो लॉ जो नेशनल असेंबली और सेनेट वालों ने पास किया होता है। और फिर बहुत प्यारा जुमला है, वो गाइड करता है प्राइम मिनिस्टर को इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस के मामलों में बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देता है। बहरहाल पाकिस्तान का निजाम है, देखते जाते हैं बगैर मुस्कुराए। प्राइम मिनिस्टर, एक बंदा आपको मिसफिट लग रहा है यहाँ, अगला प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना? जाहिर है वो मतलब यंग जनरेशन को भी तो मौका मिलना चाहिए। तो सारे देखे ना, ये पुराने लोग हैं। गलत मुल्क में जाए ना, ऐसे मुल्क में जिसमें गलत खबर सर्कुलेट करती है, उस मुल्क में भी नहीं जीत सका। कितनी कोशिश की। इस जमात की तरफ से पाकिस्तान की अच्छी खबरें कितनी कुछ सुनने को मिलती हैं। थोड़ा सा कभी एक काम कीजिएगा, 2 साल की सारी पोस्टें निकाल ले, नफरत, बुराई, सब गलत है, सब सही नहीं हो रहा, फलाना है फलाना है। पाकिस्तान जंग जीता भी होगा तो सड़ी हुई सी कोई ऐसी ट्वीट आएगी जिसमें जो है ना बस ऐसे किया होगा जैसे बस बहुत ही मजबूरन को मुबारकबाद दे रहे, और उसमें भी कोई बीच में गंदी सी बात कर देनी होगी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजलूम है इस मुल्क में जहां नेगेटिव खबर इतनी पसंद की जाती है, उसके बावजूद कामयाब नहीं हो पा रहे, इतनी नेगेटिविटी फैला के भी। चूंकि वो डंडे वाले भाई जो है ना, अब वो डंडा पकड़ के खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अब नहीं छड़ना, बहुत हो गया। पाकिस्तान को बिल्कुल गड्ढे में फेंक दिया था, डिफॉल्ट होने जा रहा था। एक दफा पाकिस्तान चल पड़े फिर आपस में लड़ेंगे। तो फिलहाल वो ना किसी को शरारत करने ही नहीं दे रहे, मौलवी भी खामोश है। वरना क्या होता है, कभी किसी मौलवी ग्रुप का धरना चल रहा है, कभी किसी ग्रुप का। इस टाइम पे वो कह रहे हैं कि कोई करे सही, मैंने नहीं छोड़ना। तो बहरहाल खैर, कहने का मतलब ये है कि वो जाहिर है आप लोगों की नजर में जो है ना ये बेचारा मासूम है और वो मजलूम है। भाई दिल तो है ना, क्या करे। आप सब लोग तो बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, फेसबुक पे मौजूद है। मैं तो 2 दफा वोट दे के बैठा हुआ हूँ, आप लोगों ने तो वोट भी नहीं दिए, या शायद 1 दफा वोट दिया होगा जिंदगी में। तो मैं तो 2 दफा वोट दे के बैठा हूँ। मैं तो वोट देने के बाद उसको एक्टिवली ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया है, लेकिन इतना आंखें नहीं बंद कर ली कि अगर कुछ गलत हुआ हो तो उस पर मैं कहूँ नहीं गलत नहीं है। मैंने फिर फेसबुक से फीडबैक नहीं लिया, फेसबुक पे तो बहुत प्यारी प्यारी पोस्टें होती हैं। तो असल दुनिया में फीडबैक लिया, हैपनिंग देखी है तो बहुत बुरा होता रहा था। चलो कोई बात नहीं, वो कम था, तजर्बा कम था। तो वो अगर उतना टाइम मिले जितना बाकियों को मिला है तो शायद बात बन जाए। किसी को टाइम नहीं मिला होता, हम सोच रहे होते हैं टाइम सिर्फ एक ही पार्टी को मिलता है, द असली वाली पार्टी। अच्छा जी, तो प्राइम मिनिस्टर, आप लोग अभी तक वो हो गए। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी नेशनल असेंबली, और फिर उस इंडिविजुअल को मिस्टर प्रेसिडेंट जो उससे हलफ लेते हैं उसको अपॉइंट कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक कैबिनेट होती है। आप देखें, जब एक प्राइम मिनिस्टर दिखाना था तो मैंने जो है ना आपकी पसंद का बंदा दिखाया है। असल में सबसे बड़ी इसी की कैबिनेट थी ना, तो मेरे पास तस्वीर एक ऐसी जिसमें जो है ना वो बहुत ज्यादा वजीर दिखाया जाए, तो उसमें फिर मैं वो इसी को चूज कर सकता था। तो इसकी अपनी एक कैबिनेट है। कैबिनेट का मतलब क्या है, इसके अपने यार दोस्त जेल के साथी,
हर प्राइम मिनिस्टर कम से कम जब जेल से गुजर के आता है ना तो अमर हो जाता है। नहीं अब अगर इमरान खान वजीर आजम बनेगा तो बड़ा तूफानी वजीर आजम बनेगा, क्योंकि जेल के बाद ना कौम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहते हैं कि जी जेल से आया है ये, तो जो है ना असली लीडर तो वो है जो जेल की कैद काट के और आता है। तो दौरान उसके जेल के जो चोर उचक्के दोस्त होते हैं, जो उसके साथ बैठ के कहते हैं कि यार तू तो अच्छा आदमी था, तेरे साथ भी यही हुई है, चलो हम तो बुरे थे। फिर जिनके साथ दोस्ती होती है, जब वो बाहर आता है प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो उन सारे अपने यार दोस्तों को अपनी काबीना में बुला लेता है। तो हर जमात हमेशा बहुत सारे बदमाशों को, बहुत सारे गलत लोगों को अपनी काबीना में शामिल कर लेते हैं। तो एक काबीना होती है, काबीना से मुराद मिनिस्टर्स होते हैं, वजीर होते हैं, छोटे छोटे वजीर, हर महकमे के वजीर, सेहत का वजीर, तालीम का वजीर, दिफा का वजीर, खजाने का वजीर, मुल्क से बैरूनी मामलात का वजीर, फलाना तरह का वजीर, और जितना बनाना चाहें उतना। कई दफा एक दोस्त होता है वो कहते हैं यार मुझे वजीर नहीं बनाया, तो एक नई मिनिस्ट्री बना दी जाती है और उस दोस्त को वहां पे वजीर लगा दिया जाता है। तो एक कैबिनेट होती है जो तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर हेड कर रही है, और वजीर होते हैं, वजीर के नीचे जो है वो इदारे चल रहे होते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यानी कि उनसे हेल्प लेते हैं ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फेडरल मिनिस्टर आर सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीज एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर। इनके नीचे वो लोग होते हैं जो असल में काम करना चाह रहे होते हैं, पढ़े लिखे लोग, वो जो एग्जेक्टिव्स का जिक्र किया हमने, वो लोग जो कि बकायदा पढ़ के मुकाबले का इम्तिहान दे के एफर्ट करके आते हैं, ट्रेन होते हैं, इंतहाई प्रोफेशनल होते हैं, इंतहाई पढ़े लिखे होते हैं, इंतहाई ऑर्गेनाइज होते हैं। CSS से आए हुए लोग, PMS से आए हुए लोग, मुख्तलिफ तरह के इम्तिहान होते हैं जिससे लोग जाते हैं और लोग फिर गवर्नमेंट में ऊपर की पोजीशन पे बैठते हैं। नीचे तो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसी तरह से इंटरव्यू, उसी तरह से सिफारिशें, उसी तरह से टेस्ट, थोड़ी बहुत करप्शन, लेकिन ये ऊपर वाले लोग करप्शन से नहीं आए होते हैं, ये मेरिट से आए होते हैं, जेन्युइन मेरिट से आए होते हैं। अंग्रेज ऐसा जबरदस्त निजाम बना के गया है कि आज तक CSS के अंदर मेरिट की धज्जियां नहीं उड़ी हैं। पाकिस्तान की गिनती के जो एक दो इदारे ऐसे रह गए जिन पे भरोसा है कि यहाँ मेरिट चलता है, एक ICAP है, एक CSS है। ICAP में प्रेसिडेंट का अपना बच्चा फेल हो जाता है, इस हद तक मेरिट है। तो ये लोग काम करने के लिए आते हैं। द थिंग जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, हम सब लोगों को एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी बुरी पिक्चर दिखाई गई है। हम एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक इदारे के एक इंसान को कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऐसे नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट, ये एग्जेक्टिव्स वो लोग होते हैं जो निजाम चला रहे होते हैं। ये सड़कें जो बन रही हैं और जिन सड़कों पे हम चल रहे हैं, ये भी तो कोई इन्हें मैनेज कर रहा है, कोई इन पार्क्स को भी तो मैनेज कर रहा है, कोई हमारे बॉर्डर्स को भी तो मैनेज कर रहा है, कोई लॉ एनफोर्समेंट को भी तो मैनेज कर रहा है, कोई पाकिस्तान के टैक्सों को भी तो देख रहा है, कोई पाकिस्तान के बाकी मामलात को देख रहा है। ये जो इतनी सारी अथॉरिटी, इतने सारे ये जो सेहत के अस्पताल हैं, ये भी तो किसी इदारे को रिपोर्ट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, ये भी तो किसी इदारे के अंदर आ रहे हैं, किसी सेटअप के अंदर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये महकमे बने हुए होते हैं। जिस तरह से कंपनी के डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, इस तरह से गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स होते हैं। तो हेल्थ डिवीजन, ये एक डिवीजन है। इस डिवीजन के ऊपर एक मिनिस्टर बैठा होगा और उसके नीचे, इमीडिएट नीचे 3-4 ऊपर की पोजीशन पे कुछ अच्छे तगड़े लोग बैठे होंगे जो कि उनको वो निजाम चलाना आता होगा। वो अच्छा चला सकते हैं, लेकिन जो ऊपर मिनिस्टर बैठा होता है ना, ये सियासी होता है, ये मौजूदा हुकूमत वाला होता है। वो फिर सियासी भर्तियां करवाता है, वो भी इन्हें काम नहीं करने देता। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के बारे में मशहूर है कि माशाल्लाह में पाकिस्तान बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि चलाने वाले तो कॉम्पिटेंट हैं। ये जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, इन्हें काम करना आता है, लेकिन इन पे सियासी प्रेशर होता है। जब ये हुकूमत का कोई भी बंदा आता है तो एक बहुत ही अच्छे बड़े लेवल का, सेक्रेटरी लेवल का बंदा होता है जिसको पूरे अपने महकमे का पता होता है, और खामखा एक टुच्चा सा मिनिस्टर 5वीं पास उसे आके कह देता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, और वो तड़प के रह जाता है। उसकी 25 साल का तजर्बा, उसका इतना कॉम्पिटेंस, उसकी इतनी तालीम, उसकी इतनी ट्रेनिंग्स, उसके इतने कोर्सेज सब कचरे में चले जाते हैं जब वजीर आजम के एक लंगोटिया दोस्त ने उसको कहा होता है कि तुमने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। तो ये लोग तंग आ जाते हैं। लेकिन जब मार्शल आता है तो फिर क्या होता है, जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो फिर इनको आजाद कर देता है, कहता नहीं अब तुम मिनिस्टर से नहीं चलोगे, तुम महकमे सही करो, परफॉर्मेंस पे बात होगी। काम तो इन लोगों को करना आता है। जब ऊपर से सियासी इनके वो खत्म हो जाता है इन्फ्लुएंस, ये काम करना शुरू कर देता है। तो सिर्फ हमारे जमहूरी निजाम में से ये मिनिस्टर्स गायब करते हैं, आधे से ज्यादा मसले हल हो जाते हैं। लेकिन वजीर आजम को पावर इन मिनिस्टर से मिलती है, उसको हर इदारे की खबर इन मिनिस्टर से मिलती है। तो इसलिए जब पाकिस्तान पे एक खास लेवल से ज्यादा बुरा वक्त आता है ना, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट वाले आउट हो जाते हैं।
ये कहते हैं अगर पाकिस्तान ना रहा ना तो फिर कोई भी नहीं होगा। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद एक बंदा इतनी पावर जरूर रखता है कि वो अचानक से निजाम को पलट देता है। और वो कहता है घड़े में नहीं गिरने देंगे पाकिस्तान को, उससे पहले संभाल लेंगे। अब हमें गाली दो या जो मर्जी करो, हमने पहले मुल्क सुधारना है। चल पड़ा तो फिर उस वक्त देखेंगे। अच्छा, मुल्क चल पड़ता है, मुल्क में खुशहाली आ जाती है। पहले जब मुल्क ये सुधारने लगते हैं लोग कहते हैं वाह वाह जबरदस्त, आप अच्छे लोग हैं। जब ये सुधार के मुल्क सीधा कर देते हैं तो लोग इन्हें फिर गालियां देनी शुरू कर देते हैं। फिर से जमहूरी ताकतें सर उठाना शुरू कर देती हैं, कहते हैं लो जी जमहूरियत तो है ही नहीं मुल्क में, तो आमरीत है। तो अच्छा भला चल रहा होता है मुल्क और लोगों को शौक चलता है कि हमें जमहूरियत की तरफ जाना चाहिए। वो भूल जाते हैं, याददाश्त छोटी होती है कि जमहूरियत ने उनके साथ क्या बुरा किया। पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द तरक्की आमरीत वाले एरा में हुई है, जस्ट बिकॉज के एग्जेक्टिव्स को काम करने का मौका मिल गया, पढ़े लिखे लोगों को काम करने का मौका मिल गया, जजों को सही तरह से इंसाफ करने का मौका मिल गया। वरना इन सब पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं। तो सिर्फ वजीरों को खत्म कर दें और जुडिशरी को थोड़ा सा जरा ज्यादा मजबूत, कॉम्पिटेंट और गैर जानिबदार बना दें, मैक्सिमम मसले हल हो जाते हैं। लेकिन कौन बनाए? हेड तो कोई है ही नहीं, ये तो पिलर्स हैं। तो इनमें से कौन रूल कर रहा है, किस तरह से? सदर है, उसको वजीर आजम से डर लगता है, वजीर आजम को सदर से डर लगता है, पार्लियामेंट को जुडिशरी से डर लगता है, जुडिशरी को एग्जेक्टिव से डर लगता है, एग्जेक्टिव को सियासतदानों से डर लगता है। एग्जेक्टिव को अपॉइंट कौन करता है? इनकी तो एक्सटेंशन तक इन्होंने करनी है, वो कर भी नहीं सकते खुद ब खुद, उसकी अपॉइंटमेंट इन्होंने करनी है। तो कहीं ना अंग्रेज ने ओवरलैपिंग पावर बना दी ताकि कोई भी अगर गलत तरीके से जाएगा तो बाकी उसे पकड़ के सीधा कर देंगे। तो बस पावर गेम है, जब किसके हाथ में पावर आ जाती है वो फिर अपने तरीके से चीजों को करता है। इस सब में लोग भूल जाते हैं कि मुल्क में ताकत का असल सरचश्मा अवाम थे। 1973 के आईन का जुमला है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम डिसाइड करेंगे कि ताकत किसके पास हो। वापस जाते हैं, असल में वक्त कम है, हम इमोशनल होना अफोर्ड नहीं कर सकते। नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड होती हैं। जिस सूबे में ज्यादा तादाद होगी उस सूबे में ज्यादा सीटें होंगी। ये बंदे 5 साल के लिए आते हैं और रजिस्टर्ड वोटर, वो आम आवाम डायरेक्ट वोट्स देते हैं इन्हें। मेंबर्स अपने आपस में से जो लोग नेशनल असेंबली के मेंबर बने वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को चूज कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज लॉ मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। Most important function is law making and formulation of policy. Most important function is law making and formulation of policy. पिछले 3 साल की तमाम सियासी जमातों के तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स खोल के देखें किसने कानून साजी की बात की है। इमरान खान का कोई ट्वीट आ जाए कि मैं जेल से आते साथ ही पाकिस्तान में 5 नए कानूनों को सही से मजबूत करूंगा, तो नवाज शरीफ ने किसी वक्त कहा हो कि मैं बेशक यूके बैठा हूं लेकिन मुल्क का दर्द मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, मुल्क में फलाना फलाना कानून की कमी है, वो होना चाहिए। या कभी पीपल्स पार्टी ने कहा कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और कवानीन अप्रूव होने चाहिए, नए से नए कानून आने चाहिए। और एक भी नया कानून आता है तो सब उसके पीछे ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि मीडिया जो कभी भी किसी भी बंदे को पकड़ के उसके बारे में कोई भी खबर नशर कर देता था और बाद में पता लगता था खबर झूठी है, तब तक उस बंदे का बेड़ा गर्क कर चुके होते थे। एक छोटा सा कानून आ रहा था कि मीडिया इस तरह से किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करेगा, तो सब उस पे चढ़ गए कि नहीं ये क्या बात है, नया कानून क्यों आ रहा है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, इस तरह से तो नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली इनका सिर्फ एक ही काम है, मेन कानून साजी। ये सड़क बनाने के लिए नहीं आए, ये यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए नहीं आए हैं, ये पागल बनाने के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ कानून बनाने के लिए आते हैं। कानून तो इंप्लीमेंट उन्होंने करना है, एग्जेक्टिव्स ने करना है। अगर लाहौर में अच्छी सड़क बन गई है तो इसका कमाल एग्जेक्टिव्स को जाएगा। हाँ, अगर कानून बना के बजट अप्रूव नहीं किए और उनको बजट नहीं दिया तो कानून वालों का कसूर। तो कानून वाले अपना काम करते रहे जिन्होंने कानून बनाना है, और जिन्होंने कानून इंप्लीमेंट करना है वो अपना काम करें। प्रॉब्लम ये है कि इंप्लीमेंट करने वाले कानून बनाना शुरू कर देते हैं और बनाने वाले इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो आउट हो जाता है। तो इनका सबसे मेन काम है, ये जो असेंबली के इजलास में इकट्ठे होते हैं ना, उसका एक ही एजेंडा होता है, कानून बनाने होते हैं। और ये असेंबली में इकट्ठे होकर सिर्फ एक ही काम नहीं करते, कानून बनाने वाला। सेनेट क्या है? सेनेट एक अलग बॉडी है जो अलग पैरेलल चल रही है, जिसमें मिक्सिंग है। सेनेट 6 साल के लिए, यानी सेनेटर 6 साल के लिए। सेनेट वाहिद परमानेंट बॉडी है, सदर कभी होता है कभी नहीं होता,
प्राइम मिनिस्टर कभी होता नहीं होता, पार्लियामेंट कभी होती है नहीं होती, सेनेट हर वक्त मौजूद रहती है। सेनेट में इन्होंने शुरू में चालाकी ये की थी कि जब सेनेट बनी तो आधे लोगों का इलेक्शन कराया और उनको 6 साल के लिए अपॉइंट कर लिया। 3 साल गुजरने के बाद आधे और लोगों का इलेक्शन कराया और उनको अगले 6 साल के लिए अपॉइंट कर लिया। तो जो डे 0 पे आए थे वो 6 साल के लिए आए हैं, और जो ईयर 3 पे आए थे वो भी 6 साल के लिए आए। तो जब ईयर 6 आया तो डे 0 पे आए हुए लोगों के 6 साल पूरे हो चुके थे, आधी सीटें खाली हो गई। लेकिन सेनेट खत्म नहीं हुई, सेनेट में वो आधे बैठे हुए थे जो ईयर 3 पे आए थे। तो एक इसका मजेदार सा साइकिल चल जाता है कि हर 3 साल बाद इसके इलेक्शन होते हैं और आधे मेंबर्स इसमें अपॉइंट होते हैं। इसका एक और फायदा भी होता है, हर 3 साल बाद हुकूमत अक्सर बदली हुई होती है, तो सेनेटर्स ने आना होता है ये मेन हुकूमत की तरफ से, इन्होंने रिकमेंड करने होते हैं। और मेन हुकूमत भी अगर हम डायरेक्टली नेशनल असेंबली वाली की बात करें तो उससे मामला खराब होगा। सेनेट में सबको बराबरी दी जाती है। सेनेट में पंजाब के पास भी उतनी ही सीटें होंगी जितनी केपीके के पास होंगी। तो फिर क्या होगा, फर्ज करें पंजाब में 50 एमपीएज है फर्ज करें, और 10 सेनेट की सीटें हैं, तो हर 5 बंदा मिलकर एक सेनेटर का नाम देगा। और अगर केपीके में 20 बंदे हैं और 10 सीटें हैं तो 2 बंदे मिलकर एक बंदे का नाम देंगे। तो इससे क्या होता है, आप सूबाई गवर्नमेंट्स को भी मौका दे देते हैं, वफाकी गवर्नमेंट को भी मौका दे देते हैं, ये कुछ बंदे नॉमिनेट करते हैं। फिर सेनेट के अंदर टेक्नोक्रेट्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं एक खास लेवल पे, ये उलमा की सीट्स हैं, ये साइंटिस्ट की सीट है, ये फलाना की सीट है। तो सेनेट में उस तरह के लोग होते हैं, ये माइनॉरिटी के नुमाइंदे हैं, ये खवातीन के नुमाइंदे हैं, ये मखसूस नशिस्तें हैं, वो करके एक इस तरह की बॉडी बना देते हैं जिसमें चूचू का मुरब्बा हो। हर तरफ की पार्टी मौजूदा गुज़िश्ता, हर तरफ की सूबाई पार्टी, चूंकि एक वक्त में वफाकी हुकूमत किसी और की होती है, सूबाई हुकूमत अलग अलग पार्टी की होती है, तो सेनेट में फिर एक मिक्सचर आ जाता है। तो ये पूरे पाकिस्तान की असल आवाज बन जाता है सेनेट। और इसमें ये नहीं होता कि भाई केपीके जो मर्जी कर ले, पंजाब के पास ज्यादा सीटें, इन्होंने कानून अप्रूव करा लेना है। बलूचिस्तान वाले जो मर्जी कर ले, बलूचिस्तान और केपी के पास मिला के सिंध के आसपास की सीटें निकल आती हैं। सिंध, केपी के, बलूचिस्तान सबके पास मिला के पंजाब जितनी सीटें नहीं होती। क्यों? वहां पॉपुलेशन गेम थी, पंजाब की आबादी ज्यादा है तो उसके पास सीटें ज्यादा है, यहाँ आबादी का चक्कर नहीं है। परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है, 6 साल के लिए आती है, हाफ मेंबर रिटायर हो जाते हैं हर 3 साल बाद और उनको इक्वल नंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड सेनेटर्स रिप्लेस कर लेते हैं। ये मेंबर आपस में से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चूज करते हैं। सेनेट का रोल है कि वो प्रमोट करे नेशनल कोहेजन और हार्मनी पूरे पाकिस्तान को, और एलिवेट कर दे फियर ऑफ स्मॉलर प्रोविंसेस रिगार्डिंग डोमिनेशन बाय बिगर। इस सारे प्रोसेस में बिगर जो प्रोविंसेस हैं वो डोमिनेट जो कर रहे होते हैं उस फियर को खत्म कर दें। चेयरमैन इज नेक्स्ट इन लाइन टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। अगर मुल्क का प्रेसिडेंट अचानक से गायब हो जाए, मर जाए या डिस्क्वालीफाई हो जाए तो चेयरमैन सेनेट खुद ब खुद प्रेसिडेंट बन जाएगा उस वक्त तक के लिए जब तक कि नया सदर नहीं आ जाता। जितने भी कानून है सिवाय पैसों वाले कानून के, वो नेशनल असेंबली के साथ साथ सेनेट ने भी अप्रूव करने होते हैं, वरना वो अप्रूव नहीं होता है। तो सेनेट का एक रोल है और सेनेट नेशनल असेंबली के साथ चल रही है। नेशनल असेंबली में आए लोग वोटों से, तालीम की बेस पे नहीं। तो हो सकता है हमारे इलाके में एक बहुत शरीफ आदमी हो और हमने उसको वोट दे दिया हो, लेकिन शायद उस शरीफ आदमी को कानून की ज्यादा पढ़ाई ना हो, शायद उसे ना पता हो कानून कैसे बनाने हैं। अगेन मैंने शरीफ कह दिया, आपने सुन लिया। हम अपने इलाके के जागीरदार को वोट देते हैं, बदमाश को वोट देते हैं, वडेरे को वोट देते हैं, वो जाते हैं। अब इन लोगों को ये अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी तो कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं है। तो सेनेट साथ में पढ़ी लिखी बॉडी है ये। अच्छा, और सिर्फ पढ़े लिखे आए तो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, तो अवाम के नुमाइंदे प्लस पढ़े लिखे लोग ये मिलके फैसला करते हैं। लेजिस्लेशन का प्रोसेस क्या है, जो मनी बिल हैं, जो पैसों के बिल हैं, वो नेशनल असेंबली में आते हैं और विद और विदाउट अप्रूवल ऑफ सेनेट वो आगे चले जाते हैं। जरूरत हो तो सेनेट से अप्रूवल ले लेते हैं, ना जरूरत हो तो सेनेट से अप्रूवल नहीं लेते। ऑर्डिनेंस एक और कानून है, ये प्रेसिडेंट बनाता है। प्रेसिडेंट रातों रात बैठ के अपना एक कानून जारी कर देता है जिसका नाम होता है ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस 120 दिन इसकी जिंदगी होती है। 120 दिन के अंदर अंदर अगर नेशनल असेंबली सेनेट वालों ने इसे अप्रूव नहीं किया तो ये खत्म हो जाता है। तो अगर उन्हें लगे, अगर सदर को लगे मुल्क में फौरी कानून की जरूरत है, क्योंकि नेशनल असेंबली सेनेट बहुत स्लो कानून बनाते हैं, पहले वो बनाएगा, फिर वो सोचेगा, फिर वो लड़ेगा, फिर झगड़े होंगे, फिर जॉइंट सिटिंग होगी, तो सदर खुद ब खुद एक नया कानून लेके आ सकता है, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। डन सर, ये 120 डेज में रिपीट हो जाती है तो जी, 120 डेज में, जी 120 डेज में अगर इसको अप्रूव ना कर लें पार्लियामेंट वाले। अब भाई ने कहा कि फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आज तक ऑर्डिनेंस क्यों है? कंपनीज ऑर्डिनेंस भी 1984 में आया था, वो भी बड़े अरसे तक ऑर्डिनेंस रहा, पार्लियामेंट मौजूद नहीं थी तो वो सीधा से चलता रहा। फिर दूसरा रूल जो कि खुफिया, जो हमारी किताब में नहीं है, अगर एक ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट वाले एज इट इज अप्रूव कर दे कि
अच्छा हाँ, भी बहुत अच्छी बात की थी आपने, तो वो ऑर्डिनेंस के तौर पे चलता रहता है। अगर उसको अप्रूव करते हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दें तो वो ऑर्डिनेंस से बदल के एक्ट बन जाता है। एक्ट होता है जो पार्लियामेंट की तरफ से आता है, सदर की तरफ से जो आता है वो ऑर्डिनेंस है। 120 दिनों में अगर पार्लियामेंट मौजूद है तो फिर पार्लियामेंट उसको देखती है, या एज इट इज अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करके अपना कानून ले आएंगे। अब लेजिस्लेशन का प्रोसेस क्या है एक डायग्राम में किताब ने बताया और इंग्लिश में भी बताया जी। वो 120 दिन तक इम्प्लीमेंट रहता है या अभी बस 120 दिन इम्प्लीमेंटेड है। जिस दिन आया ना उसने रात में लिखा है, साइन कर दिए तो सुबह मुल्क में कानून नाफिज हो गया। तो जब फौरी का कानून देना होता है जैसे एनआरओ, तो वो ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आता है। क्योंकि ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस लंबा चौड़ा सा है। ये क्या प्रोसेस है, अगर नेशनल असेंबली सेशन में है तो जो मनी बिल है उसमें मेनली नेशनल असेंबली इन्वॉल्व है, कभी कभी सेनेट इन्वॉल्व होगा, लेकिन जो बाकी बिल्स हैं उसमें सेनेट या नेशनल असेंबली। अब बिल किसे कहते हैं, एक ऐसी चीज को जो भी अनअप्रूव्ड लॉ है, एक ऐसी चीज जो नेशनल असेंबली वालों ने कहा यार इस पे कानून होना चाहिए, उन्होंने बिल पास किया, बिल सामने रखा। अगर नेशनल असेंबली ने एक बिल पास किया तो फिर सेनेट के पास जाएगा कि हाँ भाई उन्होंने ओके कर दिया, तुम बताओ। अगर वो भी ओके करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। अगर वो ओके ना करें, वो वापस भिजवा दें, वो कहे नहीं इसमें मसला है, तो सेनेट वाले उसको ठीक करके दोबारा भेज दें, या जिसने बनाया था वो ठीक करके भेज दें। और अगर उसके बाद वो ओके हो गया तो फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाए। लेकिन अगर कभी झगड़ा हो जाए तो फिर एक जॉइंट सेशन होगा जिसमें नीचे भी लोग बैठे हुए होंगे, ऊपर भी लोग बैठे हुए होंगे, यानी कि आपके नेशनल असेंबली वाले भी बैठे हुए होंगे, सेनेट वाले भी बैठे होंगे, और मिल के कंबाइंड उस सारे इजलास के अंदर वोटिंग हो रही होगी। ये कहलाता है जॉइंट सेशन। अगर किसी जगह बड़ा इख्तलाफ राय है या दोनों आपस में एग्री नहीं करे या दोनों को मिलके कहा गया है कि आपने इस तरह से करना है, ये डायग्राम ज्यादा बेहतर समझ आ जाती है जब ये इंग्लिश पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। एक बिल किसी भी मैटर में किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, किसी भी एक हाउस में ओरिजिनेट स्टार्ट होगा। अगर उस हाउस जिस दर से वो स्टार्ट हुआ है उसने पास कर दिया तो ये चला जाएगा दूसरा हाउस। इसका मतलब है ये जरूरी नहीं कि नेशनल असेंबली पहले काम करे बाद में सेनेट। हो सकता है एक बिल पे सेनेट वाले पहले ओके कर दें, उनको भेज दें, या वो ओके करते हैं इनको भेज दें। तो जिसने किया दूसरे को भेज दिया। अब दूसरे से अगर उसने दूसरा हाउस ने भी पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। और अगर अमेंडमेंट के साथ पास किया तो वापस पिछले हाउस पे आएगा, और पिछला हाउस जब ओके कर देगा उसे तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। फॉलोइंग केसेस में जॉइंट सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस या नॉट पास विद इन 90 डेज, आपने दूसरे को बिल भेजा, उसने कहा हमें नहीं अच्छा लगा और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब जॉइंट सेटिंग होगी उसको देखने के लिए। या एक हाउस को विद अमेंडमेंट, एक बिल आपने बनाया, सामने वालों को भेजा, उन्होंने चेंजेस करके आपको भेजी, आपको उनकी चेंजेस पसंद नहीं आई, झगड़ा हो गया, जॉइंट सेटिंग होगी। उसके बाद मेजॉरिटी वोटर्स जो इन प्रेजेंट वहां पे मौजूद हैं उन्होंने जो वोट कर दिया, कानून पास हो जाएगा। प्रेसिडेंट 10 दिनों के अंदर जो भी उसके पास कानून आएगा वो अप्रूव किया करेगा। अगर वो वापस करे होने के नहीं इसको रिकंसिडर करो तो फिर वो जॉइंट सेटिंग में उसे देखेंगे, और अगर वो उसे साइन कर देगा तो वो कानून बन जाएगा। फिर अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए, तो अगर तो एक बिल नेशनल असेंबली में चल रहा था और नेशनल असेंबली अचानक से खत्म हो गई तो बिल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बिल अगर सेनेट में चल रहा था तो नेशनल असेंबली के डिसॉल्व होने से सेनेट को फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना पास कर देंगे और नए वाले आके उस बिल को ओके कर देंगे। तो जो बिल इधर से जो ओरिजिनेट हुआ दोनों तरफ से अप्रूव नहीं हुआ वो बिल लैप्स कर जाएगा, और जो बिल उधर से ओरिजिनेट हुआ सेनेट वाली साइड से वो लैप्स नहीं होगा अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए। तो ये बेसिकली ये पूरी कहानी है जिसको फिर इस पिक्चर ने अपनी तरफ से सम अप करने की कोशिश की है इस फ्लो चार्ट ने। अब कहानी से आगे जाती है, आखिरी चीज इसमें आती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड का मतलब होता है किसी को काम अपने से नीचे फॉरवर्ड कर देना। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, कानून साजी। सम टाइम पार्लियामेंट को यह इख्तियार है कि वो एग्जेक्टिव्स को यानी एस्टेब्लिशमेंट को कानून फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगेन आप एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं, पाकिस्तान के वो सारे इदारे जो द पाकिस्तान को चला रहे हैं, पाकिस्तान की जो हिफाजत कर रहे हैं, पाकिस्तान के जराइम को जो रोक रहे हैं, पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो सड़कें बना रहे हैं, जो पाकिस्तान के पार्क्स को मैनेज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की सेहत को देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की हेल्थ को वो उसको एजुकेशन को देख रहे हैं, जो पाकिस्तान से मुल्क से बाहर जाने वाले लोगों के मामलात को देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के रूल सेट कर रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट के महकमे, इन महकमे में बैठे हुए हैं। ऊपर के लोग पढ़े लिखे मेरिट पे, नीचे गवर्नमेंट के नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम्स आए हुए, और उन सब के ऊपर एक एक थका हुआ वजीर
जो कि बिल्कुल भी तजर्बा नहीं रखता, उसकी वाहिद अहलियत ही होती है कि वजीर आजम का दोस्त होता है। ये इतना बड़ा मेरिट का कत्लेआम है कि इतने कॉम्पिटेंट लोगों के ऊपर आप सर पे एक उजाड़ बंदे को लगा देते हैं और उसका सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है मेरी पार्टी, और उस मेरी पार्टी को ठीक करने के लिए कई करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अच्छा भला चलता हुआ उजाड़ देता है कि नहीं, इसे तो दूसरी पार्टी की तख्ती लग जाएगी, दूसरी पार्टी मशहूर हो जाएगी। तो वहां पे सबसे ज्यादा काम खराब होता है। सबसे ज्यादा जो लोग बेचारे सड़ते हैं ना इस बात पे, वो यही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, हम उनको बुरा भला तो कह देते हैं, सियासतदान बड़े आराम से उनके ऊपर कचरा डाल देते हैं। अब वो बेचारे पाबंद होते हैं। अगर उनको वजीर ने कहा है कि भाई सामने जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इन पे गोली चलानी है, तो उनको चलानी पड़ेगी। वो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और मुल्क के करता धरता उन्होंने कह दिया कि गोली चला दो, तो उनको तो जिस पे कहा जाएगा ना वो गोली चलाएंगे मुल्क की हिफाजत के लिए। इंसानियत तो साइड पे हो जाएगी। भाई अगर सामने दुश्मन है और वो मुल्क में आग लगाने लगा है, तो आप तो उसे गोली मारेंगे। दुश्मन आप पे हमला कर रहा है, आप तो उस पर मिसाइल चला देंगे। तो इनका मिसाइल चलाना, इनका गोली मारना गलत नहीं है। लोग इनसे लड़ पड़ते हैं, इनका कसूर नहीं होता है। इनको जो हुक्म दे रहे होते हैं उनका कसूर होता है। इन्होंने तो हमेशा हुक्म मानना है, इन्होंने तो अपने हिस्से का काम करना है। तो यही जंग तकरीबन हर जगह पे भी चल रही है। हर इदारे के अंदर कुछ लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं और कुछ लोग हैं जो काम खराब कर रहे होते हैं अपने सियासी वजूहात की वजह से। अब एक बड़ा मजेदार सिस्टम है कि अगर पार्लियामेंट डेलीगेट कर दे लेजिस्लेशन एग्जेक्टिव्स को, एस्टेब्लिशमेंट को, फॉर एग्जांपल अगर कानून बनाना है तो गवर्नमेंट कहे एफबीआर को कि यार आप बनाओ, आपसे ज्यादा कौन जानता है इस मामले को। कंपनियों का कानून बनाना है, सीसीपी को कहते हैं जी आप बनाए। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ रूल लेके आने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इदारे को बोल दें। हेल्थ से रिलेटेड कोई कानून आना है तो हेल्थ का जो डिवीजन है उसके जो लोग हैं उनको बोलते हैं कि आप बनाएं इसके अंदर। पीएमडीसी की बात करें कि हाँ भाई आप इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करें। अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई कानून आना है तो आईकैप या इस तरह के इदारे को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बोल दें। आईकैप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, तो हमें भी वही मिनिस्टर उसी तरह से तंग करता है। तो वही वाली बात है कि आईकैप बड़े अच्छे तरीके से पिछले साल के शुरू में अपनी वर्किंग करके बैठा हुआ था। नई स्कीम, सारे डॉक्यूमेंट, हर चीज रेडी रख के बैठे हुए हैं और हम डिपेंडेंट हुए हुए होते हैं। अब क्यों नहीं नई स्कीम आ रही? क्योंकि वो लोग मसरूफ बड़े हैं, वो जिन्होंने कानून बनाने हैं, बनाना भी नहीं है, सिर्फ साइन करना है। उन्हें पता भी नहीं है कि वो क्या चीज है और उन्हें कभी पढ़ना भी नहीं है और पढ़ेंगे भी नहीं। उनको इतना भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ साइन करने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे। इतना उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान को लेके। क्योंकि वही वाली बात है, वो अपना काम नहीं कर रहे, वो कुछ और काम कर रहे हैं। उससे सफर करते हैं, सारे इदारे सफर करते हैं। तो लोग कल को आईकैप को गाली दे देते हैं कि कितना गलत इदारा है, नहीं लेके आनी थी नई स्कीम, तो हमें क्यों ऐसे बताया है, हमें इस तरह। अब आईकैप अपने तौर पर रेडी था और अब जब गवर्नमेंट आगे से सपोर्ट नहीं कर रही तो आईकैप के हाथ बंधे हुए हैं। क्योंकि हम मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे, हमें कानून को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अच्छे इदारे काम करने की कोशिश करते हैं और फिर लोग तंग आके बड़े अच्छे काम करने वाले छोड़ के मुल्क से बाहर चले जाते हैं। कहते हैं यार इस मुल्क में तो काम सीधा नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज सियासी इन्फ्लुएंस। सियासतदान गलत करते हैं और हम सब उससे ज्यादा गलत करते हैं। हम अपने इलाके का अच्छा नेक शरीफ बंदा नहीं भेजते, बदमाश भेजते। क्यों? क्योंकि हमें इमरान खान पसंद होता है और इमरान खान ने उस बंदे के सर पे हाथ रखा होता है। तो हम भूल जाते हैं कि वो कातिल है, हम भूल जाते हैं कि वो लाहौर कब्जा माफिया है। हम उसको वोट दे देते हैं क्योंकि मुझे इमरान खान पसंद है, मुझे शख्सियत पसंद है। तो किसी को नवाज शरीफ पसंद है तो उसके कैंडिडेट को वोट दे देता है, किसी को पीपल्स पार्टी पसंद है तो उसके कैंडिडेट को। वो ये नहीं देखते कि ये हमारे इलाके का कैंडिडेट अच्छा है या नहीं है, मेरिट पे है या नहीं है। वो बदमाश गलत आदमी होता है, उसको वोट पड़ जाता है पार्टी के नाम पे। अब पिछले इलेक्शन में इमरान खान के वो वोट का जो निशान छिना तो उसने कुछ ऐसे अननोन बंदों को भी वो कर दिया कि हाँ भाई ये टिकट पे लड़ेंगे, और लोगों ने सिर्फ बुग़्ज़े फौज में उसको वोट डाल दिया। ये बगैर देखे कि उस बंदे का कैलिबर क्या है, वो क्या है, उसकी क्या हिस्ट्री है। तो प्रॉब्लम हमसे शुरू होती है। हम शख्सियत परस्ती से चलते हैं, हम ऑब्जेक्टिव नहीं चलते। हम सिर्फ एक काम करें, अपने इलाके का अच्छा बंदा चूज करें, वो जिस मर्जी जमात से हो। कम से कम अच्छे बंदे तो आगे जाएंगे ना, और हो सकता है अच्छे बंदे आगे जाए तो एक जैसे बंदे, एक जैसा जहन रखने वाले इकट्ठे हो तो अपनी मिलकर कोई जमात बना ले। हम अपनी जमात को सपोर्ट करने के चक्कर में, अपनी पसंद की लीडर को सपोर्ट करने के चक्कर में ऐरे गहरे फजूल बंदे उठा के भेज देते हैं पार्लियामेंट में। तो फिर उन्होंने वही करना है जो हमारे साथ हो रहा है।
फिर मिनिस्टर भी उसी तरह से बगैर मेरिट के आते हैं। तो जब हम पहला मेरिट का कत्लेआम हम आवाम करते हैं, हम सही लोगों को वोट नहीं देते, फिर अगला मेरिट का कत्लेआम ऊपर होता है और वो गलत वजीर बिठा देते हैं, तो पार्लियामेंटेरियन भी खराब हो जाते हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड भी खराब होते हैं, मुल्क तबाह होता है। फिर एक दूसरे से कहते हैं कि यार इस मुल्क में रहने का फायदा ही कोई नहीं, फजूल मुल्क है। खुद हिस्सा डाला होता है उस फजूल काम में अपने उस वोट से। कितने लोग हैं जिन्होंने वोट देने से पहले उस बंदे का पूरा कैरियर देखा है कि वो जो कैंडिडेट है वो कौन है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी क्या तालीम है, वो क्या करता रहा है, वो नहीं देखा। देखा है कि उसके पास बल्ले का निशान है या नहीं है, उसके पास तीर का निशान है या नहीं है, और बल्ले का निशान नहीं भी है तो जो भी निशान है, जिसको मेरे कप्तान ने आशीर्वाद दे दिया अच्छा ही आदमी होगा। नहीं होते अच्छे आदमी, और हम अपनी मोहब्बत में गलत बंदे चूज करके बैठ जाते हैं और बाद में सब मिलकर रो रहे होते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान क्या होगा, हमें बस वो एक देवता आके बचाएगा, इमरान खान आएगा तो मामला सीधे हो जाएंगे। आया है उसने चला के देखा भी है, मामला सीधे नहीं और खराबी की तरफ गए, लेकिन बस एक होप में जी रहे हैं कि ठीक है बस हम अपने पसंदीदा लीडर को किसी तरह से वापस ले आए तो कम से कम एक दफा फेसबुक पे तो जीत हो जाएगी। तो हम सब कसूरवार है, कम से कम वोट देते वक्त अगली दफा उस बंदे की प्रोफाइल जरूर देखें जिसको आप वोट देने जा रहे हैं। अगर वो कातिल है तो मत किसी लीडर की मोहब्बत में वोट दें, अगर वो गलत आदमी है, अगर वो बदमाश है। अच्छे लोगों को वोट देंगे तो उससे क्या होगा, शरीफ लोग सामने आएंगे। अभी शरीफ आदमी इलेक्शन नहीं लड़ता, उसके पास पैसे नहीं होते ब्राइब देने को, उसके पास पैसे नहीं होते अपनी पार्टी को खिलाने के लिए, तो आएंगे वही बदमाश, वही पैसों वाले। लेकिन जिस दिन अवाम ने अच्छे लोगों को वोट देना शुरू कर दिया, अच्छे लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उनको वोट पड़ेंगे, वो आगे आएंगे, और जब अच्छे लोग आगे आएंगे तो ये बुरे सियासतदान भी मजबूरन उनको अपनी अपनी पार्टियों में शामिल करेंगे। तो बगैर पार्टी के वो नहीं रहेंगे, वो मुल्क पे हुकूमत भी करेंगे, फिर उनका प्राइम मिनिस्टर भी आएगा। एवोल्यूशन होनी है, रेवोल्यूशन नहीं होनी। ऐसे नहीं होना एकदम से एक इनकलाब आए और जनाब KPK से एक फौज आ रही हो और जनाब वो कंटेनर उड़ा के पहले इस्लामाबाद पे कब्जा कर ले, फिर लाहौर पे हमला कर दे और फिर उसके बाद सोचे अब करना क्या है। हाँ, अब ये देखिए ना कि किस लेवल के बंदे हम उन पे हैप्पी हैं। एक पूरे सूबे को हेड करने वाला बंदा किस लेवल का है, इस कमरे में मौजूद हर बंदे को पता है कि उसका क्या किरदार है, और उसके बावजूद हमारे चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमें अपने लीडर से प्यार है, उस लीडर के प्यार की वजह से शराबी इंसान को सब के सब एक अच्छा इंसान मानने पे जबरदस्ती तुले हुए हैं। नहीं तो फेसबुक पे साबित कर देंगे 5 साल में कि वाकई उस जैसा तो वो शरीफ आदमी कोई नहीं है, वो तो हाफिज कुरान भी है और वो जो है ना उसने तो 5 हज किए हुए। अब हमारा कि इखलाकी मियार इतना गिर गया है तो फिर अब क्या करें। वो टेबल कौन सा याद करना इन्हें जब आप ज्यादा दूर जा रहे हैं तो जो है ना टेबल की तरह। 3 मिनट रह गए, मैं कहा टेबल किसने कहा 3 मिनट रह गए? आपको लगता है कि मैं एम ही बहता जा रहा था? अच्छा आपने कल बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह, याद आएगा। वो मैंने मार्जिन रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था जब ये आएगा तो फिर मैं थोड़ा सा तो बहकूंगा और कम से कम मैं थोड़ा सा आपको नसीहत करने की तो कोशिश करूंगा। तो आज के बाद पाकिस्तान को बुरा नहीं कहना, अपने आप को सीधा करना है। आप लोग सही लोगों को भेजें, सही निजाम होगा। ये आज तब्दीली नहीं आएगी, शायद आज से 10 साल बाद ये तब्दीली आए, ठीक है, लेकिन ये तब्दीली स्लो आएगी। अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं? अगर आपको आज तक अच्छे लोग नजर ही नहीं आए तो फिर बड़ी अजीब सी बात है। आपके अपने इलाके में कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जो इलाके का पेल ले रहा होता है, जो वहां पे अगर कोई मसला हो, बिजली पूरे इलाके गई हुई होती है, सारे लोग कह रहे होते हैं हाँ कोई तो शिकायत कर देगा, एक शरीफ आदमी उठता है और जाके 6-6 घंटे जलील होके आता है, और जब वापस आता है तो इलाके वाले उसी को गालियां दे रहे होते हैं, अच्छा ये नहीं पूछा था तुमने, अच्छा ये नहीं किया था। तो होते हैं ऐसे अच्छे लोग, हर जगह होते हैं, उनके दिल में दर्द होता है। कौम अभी तबाह नहीं हुई है पूरी, तो उनको पहचानना है। खैर, इससे पहले कि हम बहुत दूर चले जाए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या हुआ, कानून बनाने वालों ने इख्तियार दे दिया इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट के महकमे को। अब एस्टेब्लिशमेंट वाले जो है वो क्या करेंगे, वो एक अच्छा कानून बनाएंगे। क्यों? वो डे टू डे अफेयर्स को डील कर रहे हैं। FBR इज एट द वेरी राइट पोजीशन कि उसे पता है कि टैक्स के क्या मसले हैं, वो टैक्स के कानून बेहतर कर सकता है, सीधे कर सकता है, कंफ्यूजन खत्म कर सकता है। तो होता ही है कि आप डेलीगेट कर देते हैं पावर लेजिस्लेशन की एग्जेक्टिव्स को। पार्लियामेंट चाहे तो कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दे, उनकी पावर डिफाइन कर दे। ये रूल्स चैलेंज हो सकते हैं कोर्ट में अगर वो खास अथॉरिटी को ब्रीच कर रहे हैं या उन्होंने हमारे इख्तियारात से ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश की। फायदा क्या होता है? टाइम बच जाता है, पार्लियामेंट को और टाइम मिल जाता है मजीद धरने देने का, मजीद फजूल हरकतें करने का। चेक करें, वाहिद काम जो उनके जिम्मे था वो कानून मेकिंग था, वो भी डेलीगेट कर दिया।
एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाती है, अच्छे टेक्निकल लोग लॉ बनाते हैं, ये एक अच्छी बात है। फ्लेक्सिबल होता है, वो अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता है हर तरह की चीजों को। डिसएडवांटेज ये है कि लॉ मेकिंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर से हम वापस ले लेते हैं। ये लॉ कई दफा काफी बड़ा हो जाता है, जब ये एग्जेक्टिव बनाते हैं तो वो तो ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन करते हैं, उससे कानून इतना लेंथी हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है उसको देखना या अमेंड करना। कंपनीज एक्ट ऐसी सीपी ने बनाया और जब बना के पार्लियामेंट के सामने पहली दफा रखा तो एक साहब ने उसे देखा और कहा मुझे 2 साल चाहिए उसको पढ़ने के लिए, उसके बाद हम इस पे फैसला करेंगे। तो मुल्क ऐसे ऐसे लोगों से भरा हुआ है और नहीं अप्रूव किया। कई दफा बिल पेश हुआ, नहीं अप्रूव हुआ, तो फिर इसहाक डार ने उस वक्त देखा एक फारिग सा सदर बैठा हुआ था, उसको भाई ऑर्डिनेंस लॉन्च कर दो। उसने ऑर्डिनेंस लॉन्च कर दिया। अब ये सारे जाके कि वो ऑर्डिनेंस आ गया 120 दिन में, या तो इसको रिजेक्ट करे तो रीजन देनी पड़ेगी, खामोश बैठे रहेंगे और तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा अगर हमने इस पर एतराज ना किया, तो फिर उन्हें कानून पे काम करना पड़ गया। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ये प्लस माइनस है। अब इस चैप्टर के दूसरे पोर्शन में जाते हैं जहाँ क्रैमिंग है। टीए भाई आपने एक दफा जरा बाहर जो है ना, सर जी किबला, एक दफा बाहर जो है ना वो आपने बता देना है कि क्लास खत्म होने में थोड़ा टाइम है। वैसे मैंने उन बच्चों को भी कल बता दिया था कि एहतियातन आप ध्यान रखिएगा, तो इन बच्चों को बता दें जो बाहर ऑफिस बॉयज वगैरह बैठे हो तो उनसे कह देना है कि जो बच्चे आए उनसे कहना है कि अभी पिछली क्लास चल रही है। अब चलते हैं लीगल सिस्टम, चैप्टर के शुरू में आते हैं। कानून का ढांचा बताने की कोशिश कर रहा है चैप्टर। लॉ कैसे कहते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स है जिससे लोगों का कंडक्ट बिहेवियर्स रेगुलेट होते हैं। मर्केंटाइल लॉ तिजारती कानून को कहते हैं जिसमें लोग एक दूसरे के साथ जो डीलिंग कर रहे होते हैं उनके हकूक का तहफ्फुज किया जाता है। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको मिला के मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं। ये तिजारती कानून है, ये तिजारत के अंदर होने वाले कवानीन हैं जो एक्सप्लेन हुए हैं इसमें। पाकिस्तान में लॉ के सोर्सेज क्या हैं? पाकिस्तान में लॉ आया है इंग्लिश कॉमन लॉ से, इक्विटी से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सबसे मेन कानून है। पाकिस्तान में लेजिस्लेशन से कानून आता है, यानी कि पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस या एक्ट बना देते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, कुछ पुराने लीगल केसेस होते हैं जिनको हम सोर्स बनाते हैं कि हाँ भाई ये मामला ऐसे हुए थे। यहाँ कुछ कस्टम्स है, कुछ रिवायात है, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ हमारे जो इस्लामिक लॉज हैं वो ऑटोमेटिकली लीगल लॉज के करीब करीब पहुंच जाते हैं चूंकि कस्टम्स इन्वॉल्व हैं। और कुछ लॉ हैं जो एग्रीमेंट्स में पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर लें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट हो जाए। तो कुछ लोकली लोग अपना कानून खुद बनाते हैं, कुछ समाज कानून बनाता है, कुछ अदालती सिस्टम के कानून होते हैं, और कुछ कानून हुए हैं जो बाकायदा बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट की तरफ से। 2 कानून बहुत ज्यादा मशहूर हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ लोगों का कानून, क्रिमिनल लॉ स्टेट का कानून। अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ गलत किया है तो सिविल लॉ में आएगा, और किसी इंसान ने स्टेट का कानून तोड़ा है तो क्रिमिनल लॉ में आएगा। तो लोगों का लोगों से मामला जो है वो सिविल लॉ है, और लोगों का स्टेट से मामला क्रिमिनल लॉ है। तो वही वाली बात है कि अगर एक बाइक की किसी से टक्कर हुई है दूसरी बाइक से, तो दूसरे का आपने नुकसान किया, वो आपसे जो कंपनसेशन लेगा वो सिविल लॉ है। आपने बाइक पे टक्कर कैसे मारी? सिग्नल उसका खुला हुआ था, आपका रेड था, और आपने सिग्नल तोड़ दिया, तो उसका नुकसान किया, सिविल लॉ में कवर हुआ। फिर पुलिस वाला आया, उसने कहा आपने सिग्नल तोड़ा था, क्राइम किया है, इसका आपको पेनल्टी पड़ेगी, और नहीं देंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी, फलाना होगा, वो क्रिमिनल लॉ हो गया। आपने स्टेट का कानून तोड़ा। अगर आप सिग्नल तोड़ते और किसी से भी ना टकराते तो भी स्टेट को बुरा लगता है कि आपने कानून तोड़ा है। तो क्रिमिनल लॉ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नुकसान हुआ या नहीं हुआ, अगर कानून टूटा तो सजा मिलेगी। और सिविल लॉ तो राइट्स और ड्यूटीज पर्संस की आपस में, और जिनके राइट्स अफेक्ट होते हैं वो रॉन्ग डूअर से रेमेडी वगैरह ले सकते हैं। और क्रिमिनल में क्या होता है, एक ऐसा कंडक्ट जो कि हम चाहते हैं कि अच्छा रहे, तो अनडिजायरेबल कंडक्ट को स्टेट पनिश करना चाहती है, तो इसलिए वो क्रिमिनल लॉ बनाती है। इसका पर्पज है हम मजलूम की हिमायत कर सकें। याद है, जितना नुकसान हुआ वो कंपनसेशन मांगे, उसका मकसद है जालिम को सजा दे। यहां हार्म हुआ होगा तो सजा मिलेगी, वहां हार्म हुआ है या नहीं हुआ फिर भी सजा मिल जाएगी। बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। ज्यादा चांसेस है इसने गलत किया, उसको सजा सुना देते हैं। लेकिन क्रिमिनल लॉ में जब तक 100% क्लियर नहीं हो जाता तब तक सजा नहीं सुनाई जाती। फिर रेमेडी, यहाँ कोर्ट जो है उसको कहता है कि जी आप परफॉर्मेंस दे दो, आप डैमेजेस दे दो। यहाँ पे क्या होता है, हम उस बंदे को कैद में डाल देते हैं या उसको बहुत बड़ा जुर्माना कर देते हैं, और कई दफा तो सजाए मौत भी कर देते हैं। उसकी कुछ एग्जाम्पल, कॉपीराइट, कैरेक्टर डिफेमेशन ऑफ क्लेम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगेन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, ये सारे सिविल की एग्जांपल है।
क्रिमिनल के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का कानून, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम वाला कानून, पाकिस्तान का वो कानून जिसमें जुर्म डिफाइन है, वो इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद लॉ हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। वो कहते हैं जो हमारा आइन है ना, उसका एक प्रीएम्बल है, दीबाचा, प्रीफेस, जिसमें बताते हैं कि किस बारे में है। फिर इसमें 12 अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें आइन हमें डिटेल्स बताता है, और फिर 5 स्केड्यूल्स हैं जो उसको एक्सप्लेन करते हैं। इतना बताना काफी था, लेकिन किताब वैसी हो गई। किताब ने उसके बाद क्या किया, कानून ही कानून, वो 12 के 12 पार्ट्स के नाम और उसके अंदर लिखी हुई चीजें साथ साथ बतानी शुरू करती हैं। और ये तो फिर मैंने थोड़ा सा समराइज लिखा हुआ है, ओरिजिनल जगह पे पूरे पूरे मोटे मोटे पैराग्राफ बना के तकलीफ दी है। तो उन्होंने कहा जी प्रीएम्बल में इस तरह की बातें होती हैं, इंट्रोडक्टरी में इस तरह की बातें होती हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में ये बातें होती हैं, फिर पाकिस्तान की फेडरेशन में हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं, प्रोविंसेस के रूल्स इस तरह से होते हैं, विफाक और सूबों के रूल्स इसमें डिफाइन होते हैं, फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट सूट्स इसमें, जुडिशियल सिस्टम इस वाले में, इलेक्शन का प्रोसीजर इस वाले पार्ट में होता है, इस्लामिक प्रोविजन इस पार्ट में होती है, इमरजेंसी प्रोविजन, फलाना प्रोविजन, और फिर हर स्केड्यूल और स्केड्यूल के नाम। तो अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आई कि अपने 1-2 दफा ऐसा कहा है कि फलाना पार्ट में जरा बताओ कौन कौन सी बातें होती हैं, वो भी तो नहीं बात आते। तो एक तो ये जो स्लाइड है इस पे मैंने जगह जगह जो काम की बातें हैं उसको रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। दूसरा ये है कि वो टेबल जिसका भाई ने जिक्र किया, ये एक टेबल है जिस टेबल में हर पोर्शन के की पॉइंट लिस्ट डाउन इस तरह से करती हैं कि इस एक टेबल को याद किया और पेपर में सवाल आए तो आप वो 2-3-4 लाइनों को अपनी तरफ से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये टेबल जो है वो आपको आपके पास मौजूद है, ठीक है। आखिरी सफे पे ये टेबल अगर याद कर लेंगे तो इससे आप थोड़ा सेफ रहेंगे, और इसके अंदर जो है वो जो स्केड्यूल्स है उनके नाम भी आ रहे हैं। एमसीक्यू में हो सकता है वो कहें बताओ इनमें से कौन सा स्केड्यूल नहीं है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का। तो है तो बदतमीजी, इतना जालिम रट्टा नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मजबूरी है कि ये रट्टा कुछ इसी तरह से ही है। तो दिस मार्क्स हमारा सिलेबस कवर होता है, और अगेन आखिरी दिन है और बाहर वालों को हम तंग कर चुके हैं। हमारा वो एक एरिया छोटा सा रहता है, लेकिन वो कम से कम 15-20 मिनट की 25 मिनट की डिस्कशन जरूर है। तो फिर मैं काम करता हूँ, मैं उसको फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में कहीं ना कहीं से निकाल के ढूंढ के कट करके अवेलेबल करके इसका पार्ट बना देता हूँ, और आगे चल के मैं उसी दिन की वीडियो के एंड पे उसको अटैच कर दूंगा, ताकि जो लोग बाद में देख रहे हो उनको ये ना हो कि भाई कोई चीज हमारी मिस हो गई है। तो होपफुली इस क्रैश में पहले दिन जो आपकी सिचुएशन थी और अब आखिरी दिन जो सिचुएशन है वो थोड़ी फर्क है, ज्यादा फर्क है, यानी आप और ज्यादा पीछे चले गए। याद रहे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप से ज्यादातर लॉजिकल सवाल आएंगे, फिर अगर कुछ बच गए तो वो क्रैमिंग वाले सवाल भी पूछ सकते हैं। क्रैमिंग वाले सवाल मेनली आते हैं 1 से 15 से 16 से 17 से 18 से 14 चैप्टर ज्यादातर क्रैमिंग है, लेकिन कभी कभी लॉजिक भी होता है। तो इनसे क्रैमिंग के सवाल के बाद उनसे लॉजिक बनाने के बाद अगर क्रैमिंग का टाइम बचता है तो वो थोड़े थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट टैग के सिलेक्टेड एरियाज हैं जहां से क्रैमिंग का सवाल पूछते हैं। मैं हर चैप्टर के साथ आपको वो खास एरियाज बताता गया था कि वो ये एरिया इस तरह से करके है और वहां पे वो वाली क्रैमिंग वाली चीज मौजूद है। और इसमें टीम मेंबर्स आपने मुझे याद करा देना है, आज शाम या कल एक लिस्ट में ग्रुप में डाल दूंगा जिसमें उन चैप्टर्स के एग्जैक्टली उन टॉपिक्स के नाम लिखे हुए होंगे जो मैं बार बार आपको याद कराता रहा था, ताकि आपके पास एक समराइज लिस्ट हो कि उन चैप्टर्स को जब आपने पढ़ना है लॉजिकली पढ़ना है, लेकिन अगर रट्टा मारना है तो रट्टा मारने की एक अलग लिस्ट हो और आपको बताओ हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने रट्टा लगाना है। डन। सवाल करने के तरीके अब आपको समझ आ चुके हुए, चीजें आपको पता है कि किस तरह से लेके चलनी है, कॉन्फिडेंस रखना है। और इस वक्त आईकेएप की कोशिश होगी इस पेपर में ज्यादा लोगों को पास करने की। जब भी ट्रांजिशन हो रही होती है और अगर कोई नई स्कीम आ रही होती है, कोई सब्जेक्ट प्लस माइनस हो रहे होते हैं, तो आईकेएप की कोशिश होती है कि जितने भी लोग दरमियान में उनको किसी तरह से आगे निकाल दें, ताकि ऐसा ना हो कि ज्यादा लोग, जितने ज्यादा लोग दरमियान में फंसेंगे उतने ज्यादा शोरशें होंगी, उतनी आवाजें ज्यादा आएंगी। तो ऐसे में कोशिश करें कि इस पेपर को लाजमी निकालें। इससे अगर आप खाली बी लॉ दे रहे हैं तो आप एक बड़े सब्जेक्ट को आगे तोड़ देंगे और उसमें से सी लॉ रह जाएगा। और सी लॉ जब ये कंबाइंड पेपर होता है तो सी लॉ में से ज्यादातर रट्टा आता है और बी लॉ में से ज्यादातर लॉजिक आती है। तो वो जो इन चैप्टर्स में रट्टे वाला काम था वो सी लॉ वाली तरफ चला जाएगा। तो सी लॉ अकेले को पास करना बी लॉ की निस्बत थोड़ा सा आसान है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि 50 नंबर में से 25 नंबर लेना थोड़ा सा टफ है। तो एक जिन्होंने सी लॉ भी नहीं पढ़ा उनके लिए उस वक्त चैलेंज तो टफ होगा, लेकिन फिलहाल जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने इसको क्लियर करना है।
राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी है। हर चैप्टर के 2 से 3 सवाल ऐसे जरूर करें जो आप लिख के कर रहे हो। 3 मुश्किल लग रहा है, 2 सवाल चूज कर ले। हर चैप्टर के 2 सवाल पास पेपर के जरूर लिख के अपने हाथ से करें, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बने। जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके पेपर में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा जबरदस्त होता है। फर्स्ट आवर में हमेशा रट्टे वाले सवाल करने हैं। अगर आप उसमें लॉजिक वाले सवाल में घुस गए तो दिमाग घूम जाएगा और फिर वो जो आसान नंबर है वो भी नहीं मिलेंगे। आईकैप क्लेम करता है कि वो 40% रट्टा पूछते हैं और तकरीबन आपके 85 में से 34 नंबर का पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टा होता है। एमसीक्यूज में आपके 5-6 एमसीक्यूज सीधे सीधे रट्टे वाले होते हैं। जब पेपर शुरू हो तो आपने पहले पेपर को समझना है 15 मिनट में कि इसमें रट्टे वाले सवाल कौन से हैं, लॉजिक वाले सवाल कौन से हैं, छोटा सवाल कौन सा लग रहा है, बड़ा सवाल कौन सा लग रहा है, मार्क करके रख लिए। फिर 5-7 मिनट बच गए, एमसीक्यू की तरफ आए और जो रट्टे वाले एमसीक्यूज हैं उनको, क्योंकि रट्टे वाला एमसीक्यू दूर से पहचाने जाते हैं, उसमें कोई कैरेक्टर्स नहीं होते, इसहाक, खालिद, फलाना फलाना, उसमें होते ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इन 4 में से क्या बेहतर है। आपने वो रट्टे वाले कर लेने। अगर 15 मिनट का रीडिंग टाइम गुजर गया और आपने प्लानिंग कर ली और 5-6 रट्टे वाले एमसीक्यूज कर लिए, वेरी गुड। अब एमसीक्यू से बाहर निकल आए, क्योंकि अब वो एक नंबर देगा एक एमसीक्यू, लेकिन एक एमसीक्यू आपके 5-5 मिनट खाएगा। क्योंकि वो लॉजिक वाला होगा, समझेंगे, पूरा क्रैक करेंगे, जवाब पे पहुंचेंगे, मिलते जुलते जवाब होंगे, थोड़े से कंफ्यूज होंगे, तो एमसीक्यूज को रख दे सबसे एंड के लिए। जो इजी नंबर थे 5-6 वो आपने पकड़ लिए उसमें से। अब जो ऊपर के 8-9 नंबर है उसके ऊपर दिक्कत काफी ज्यादा है, हम एंड ऑफ पेपर पे दिक्कत लगाएंगे। पहले घंटे में रट्टे वाले सवाल कर लिए, उसके बाद 2 घंटे लॉजिकल सवाल जब आप देखेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा डिवाइड करके कि वो 6-7 बन रहे हैं। तो आपने क्या किया, 3 सवाल या 4 सवाल 1 घंटे में कर लिए और जो आखिरी वाला आ रहा है उसमें 3 सवाल रख दिए, 2 कर लिए, तीसरा बहुत अजीब सा लग रहा है, फिर सोचा अच्छा चलो ये नहीं समझ आ रहा, उन एमसीक्यूज को पकड़े के उनमें से जितने नंबर लिए जा सकते हैं वो ले लिए जाए। प्लान करना है, लेकिन वो स्टूडेंट जो कि रट्टे वाले 34 नंबर में से अगर 30 नंबर के आसपास ले गया तो वैसे ही उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है। तो स्टिल यहाँ पे रट्टे नाम की स्किल आपको हेल्प करेगी। और अगर आपसे नहीं रट्टा लगता तो मैंने पहले दिन भी बताया था, जो जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है क्रैम करना, आप अपने रजिस्टर में अपने हाथ से लिख लें। अपने हाथ से लिखे हुए को याद करें, वो याद भी जल्दी होगा और देर तक याद भी रहेगा। किताब बड़ी खुश्क होती है जब देखो भूला हुआ होता है सब कुछ। तो खासतौर पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप के वो जो सिलेक्टेड टॉपिक थे उसको जरूर लिख के क्रैमिंग की तरफ ले जाए। डन। तो अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों के साथ अच्छा टाइम गुजरा, आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दी। तो इस क्रैश के दौरान जो है वो अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो ठीक है, वो आपका अपना कसूर होगा कि आप मतलब आपको बात क्यों बुरी लगी। मैंने तो यकीन माने आपके बेहतर मफाद में आपको बात की थी। तो फिर भी अगर कोई बात बुरी लगी है तो आप तौबा कीजिएगा, घर जाके जो है ना वो अल्लाह से जो है ना वो 2 रकत नवाफिल अदा करके और अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह आपके दिल में से बोझ हटा दे कि आपको किसी बड़े की बात बुरी लग रही है बिला वजह, जो कि बड़ा आपके वसीतर मफाद में सोच रहा है। ठीक है, और पढ़ेंगे तो पास हो जाएगा। सीए में सिर्फ एक चीज है, आगे तक थ्रू आउट जहन में रखें, कंसिस्टेंसी। जो डेली पढ़ता है वो कम पढ़ता है, ये रूल जिस दिन आप भूल गए उस दिन आपको ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। जो डेली पढ़ता है वो कम पढ़ता है। आप सेशन के शुरू से डेली अगर पढ़ना शुरू कर दे तो आप हर दिन बहुत मुनासिब पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला होपफुली आगे किसी और सब्जेक्ट में मुलाकात हो। मैं कहाँ जान छोड़ता हूँ, मैं तो बहुत आगे तक किसी ना किसी सब्जेक्ट में नजर आता रहता हूँ। ठीक है जी।